All right. Very good morning everyone. जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग मुझे बताएंगे ऑल गुड है जी, ऑल परफेक्ट है जी, ऑल बढ़िया है जी. फटाफट फटाफट एवरीवन एवरीवन एवरीवन. यस 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 यस. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी. चलो परफेक्ट है. ऑल राइट सर, चलिए आ जाएंगे एकदम बढ़िया से. और आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, आज तो बड़ा ही मजेदार दिन होने वाला है क्योंकि आज से हमारा प्री एग्जाम मैराथन भी चालू होने वाला है. सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर. दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026. ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है. आपका सीए फाउंडेशन का पास होना, इसके साथ साथ इंटर की तैयारी करना, ये सारी चीजें बच्चों इसी साल के अंदर होने वाली है. मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपका ये साल जाने वाला है ये एकदम खतरनाक अच्छा हो. बस आपको मेहनत करना होगा दोस्तों, और मेहनत आपको सच्चे दिल से करना होगा, सच्चे मन से हमको मेहनत करना होगा. तब जाके मैं आपको बता दूं आपका पक्के से सीए का रिजल्ट आने ही वाला है. नो डाउट अबाउट इट. क्या कहा मैंने, बोलो नो डाउट अबाउट इट. आपका रिजल्ट अच्छा आने ही वाला है. बस आपको एक चीज करना है और वो है सच्चे मेहनत, सच्चे लगन से, सच्चे दिल से मेहनत करना. सब कुछ एकदम बढ़िया होने वाला है. ठीक है ना. चलिए दोस्तों आ जाएंगे फटाफट फटाफट. मैं आपको सबसे पहले प्री एग्जाम मैराथन की पूरी डिटेल्स बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन से. और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको कवर करते हुए चलूंगा. आपने आज तक पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, इट डजेंट मैटर. सब बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि कम समय में जो मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको दिलवा के दूंगा ना भाई, आपको मजा आ जाएगा. ठीक है ना. चलिए सर आ जाओ, यहां पर ध्यान देना मित्रों. मैं अगर बात करूं आपके साथ, हमारा सीए फाउंडेशन का प्री एग्जाम मैराथन है जनवरी 26 स्टूडेंट्स के लिए, जनवरी 26 एंड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए. अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो सुबह 9 बजे अकाउंट्स का सेशन होता है इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर. लॉ के लिए एक और सेशन हमारा होता है 11:15 को. अभी कुछ दिन लॉ का सेशन नहीं है, 5 तारीख से दीपिका मैम की क्लास चालू होने वाली है लॉ की. ठीक है. 1 बजे से हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन होता है. 3:15 से हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के सीए प्रणव पोपट सर का सेशन होता है. और 5:45 से 7:30 PM तक मेरा सेशन यहां पर होने वाला है, जिसके अंदर मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें कवर कराऊंगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको यहां पर बताने वाला हूं. ठीक है ना. चलिए सर ध्यान देना, इज्जत में सुनना पूरी बातें, क्योंकि ये बातें आपको पूरे मैराथन सेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाली है. सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट मैराथन की डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं. ये एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है यूट्यूब के ऊपर. इसके अंदर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिगार्डिंग पूरी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं. ठीक है ना. चलिए आ जाओ, अब ध्यान दो यहां पर. चलिए ऑल राइट अब गुड है, अब सब कुछ बढ़िया है. एक बार जल्दी से मुझे बता दो सब कुछ एकदम बढ़िया है जी, सब कुछ एकदम बढ़िया है जी. जल्दी से बता दो मुझे. यस 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 यस, आ जाओ. चलो बहुत बढ़िया. ऑलराइट, ये एयरटेल वाले नालायक लोग, कभी नेट इनका अच्छा नहीं रहेगा बेटा. मेरे को हो सकता है बीच में थोड़ा सा लैग आए आपको, क्योंकि मैं अपने नेट को स्विच मारूंगा. ठीक है ना. दूसरे नेट पे मैं स्विच मारूंगा तो 2 मिनट का लैग आपको और आ सकता है अभी थोड़ी देर में. ठीक है ओके. तो मैं क्या कह रहा था कि आज और कल मैं आपको कंपनीज एक्ट को निपटाऊंगा, फिर मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा, फिर पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगा, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको यहां पर इन मैराथन सेशन के अंदर करवाने वाला हूं. तो मतलब कंपनीज एक्ट जो 15 नंबर के लिए आता है, पार्टनरशिप जो 15 के लिए आता है, नेगोशिएबल जो 10 से 13 के लिए आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3, 4 जो 10 से 12 नंबर के लिए आता है. मतलब लगभग 55 मार्क्स का कवरेज मैं आपको क्या करवाने वाला हूं बच्चों, इन पूरे मैराथन सेशंस के अंदर करवाने वाला हूं. साथ ही साथ जो दीपिका मैम यहां पर सेशंस लेने वाले उसके अंदर भी अगर मैं कवरेज की बात करूं तो यहां पर अगर हम दोनों के सेशंस को अगर आप मिलाएंगे कि मैम का अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 7, 8, 9 जो अगेन इंपॉर्टेंट सेशन है. साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें फिर इसके अलावा सोगा, एलएलपी, ये सारे टॉपिक्स को कवर करवाने के बाद लगभग हम लोग 85 से 90 मार्क्स का कवरेज आपको इस प्री एग्जाम मैराथन के अंदर करवाने वाले है. ठीक है. मेरी टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है. 5:45 PM को लाइव में डेली आने वाला हूं संडे को छोड़ के. ठीक है ओके सर. अब देखो क्या
अब सबसे पहला आपके मन में डाउट होगा, सर फ्री नोट्स, क्या हमें नोट्स मिलने वाले? बिल्कुल मिलने वाले हैं। अब अगर आप इस वीडियो को कोई रिकॉर्डेड देख रहा है तो रिकॉर्डेड वाले डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, और अगर कोई लाइव देख रहा है तो लाइव चैट में देखो मैंने नोट्स के लिंक पिन करके रखा हूं, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों? वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन एंड आंसर्स आप कराओगे तो उसकी पीडीएफ मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, ये ऊपर के ही लिंक में वहां पर मिल जाएंगे आपको। जो नोट्स की लिंक है ये कॉमन लिंक है, इसके अंदर जिस नोट से मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो भी होगा और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी उसके अंदर होने वाले हैं। सर मुझे एक बात बताइए, जो सेशन ऊपर कवर्ड नहीं है, हमको अगर वो आपसे पढ़ना है तो हम वहां कैसे पढ़ेंगे? तो मैं एक प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट की मदद से आप बाकी सेशंस या बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हैं जो मैं प्री एग्जाम मैराथन में लाइव नहीं लेने वाला हूं। मतलब अगर किसी को रिकॉर्डेड कवर करना है तो वो भी चीज आप बिंदास कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलिए अब बस इतनी आपके मन में डाउट होने वाले, बाकी मैंने आपको बता चुका हूं कि सेशन हमारे डेली लाइव होंगे संडे को छोड़ के। और एक और बात बता दूं, ये 11 तारीख के बाद 12 तारीख को मैं ऑल इंडिया लाइव टेस्ट लूंगा, यानी कि क्या, मैं पूरी 100 मार्क्स की टेस्ट आप लोगों के लूंगा और उसके बाद उसका डिस्कशन भी आपके साथ लाइव आके करूंगा कि आपने कहां पर क्या लिखना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बढ़िया से कवर करवाने वाला हूं। और फिर 12 तारीख को समझना, 12 तारीख को टेस्ट हुई एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा, 13 तारीख को मैं आपके डाउट सॉल्विंग सेशन या हम लोग एक जूम सेशन भी ले लेंगे, जिसके ऊपर कनेक्ट करके अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी सवाल आपके मन में होंगे तो आप वो सवाल भी मुझसे पूछ पाएंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूछ पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको बातें? क्या इतनी चीजें आप सभी लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है? पक्का? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, एक और आपके बच्चों के मन में डाउट है, सर हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे? भाई क्या कर लूंगे एडमिट कार्ड का? अगर एग्जाम की प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं करोगे तो एडमिट कार्ड का तो कोई काम नहीं आने वाला है ना? तो इट्स बेटर कि अभी आप फोकस करो किसके ऊपर? फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर। एडमिट कार्ड जब आने होंगे वो आ जाएंगे, और जब भी आएंगे तो हर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दिख जाएगा कि एडमिट कार्ड आउट, एडमिट कार्ड आउट, एडमिट कार्ड आउट, डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ करके हर जगह आपको मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है बातें? है ना? यस, तो आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। तो बस मैं इतना कहूंगा कि अभी आप अपनी प्रिपरेशन की तैयारी करो, बाकी एडमिट कार्ड छोड़ो। मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि 6-7 तारीख तक, 6-7 जनवरी तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, एडमिट कार्ड आएंगे कि नहीं आएंगे, भाई देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर कैसे दोगे? है ना? तो उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो क्या मैं आगे आके, आइए दोस्तों आ जाओ एकदम बढ़िया से। अब सारे के सारे लोग आ जाएंगे यहां पर, और अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? अब हम लोग शुरुआत करेंगे यहां पर कंपनीज एक्ट से। जी हां दोस्तों, अब हम लोग यहां पर चालू करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट को रिवाइज करना। एकदम डिटेल रिवीजन होगा, एकदम क्रिस्प रिवीजन होगा। मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें पूरा के पूरा मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर। प्लीज चैट वैट के अंदर जितना हो सके उतना इनएक्टिव हो जाइए, या अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप उस सवाल का जवाब चैट के अंदर दे सकते हैं। बाकी फालतू का टाइम पास करने की जरूरत नहीं है मित्रों। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि मैं जो कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम के अंदर किस तरीके से सवाल आएंगे मैं उसकी मदद से आपको यहां पर क्या करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझा दूंगा और क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? तो दोनों चीजों को मैं आपको हैंड इन हैंड करवा दूंगा। तो इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए केवल और केवल स्क्रीन के ऊपर, केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी किसी भी चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन ओनली वन थिंग। ठीक है ना? चलिए सर आ जाओ। सर 26 पॉइंट, सर जो स्पेशल 26 सीरीज है और इसमें क्या डिफरेंस है? स्पेशल 26 में आराम से लेटा लेटा के पढ़ा है बेटा, वो डिटेल रिवीजन है 26 घंटे की। पर ये जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी फास्ट रिवीजन होंगी। एग्जाम को कम समय है ना, स्पेशल 26 तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले लिया जाता है, पर ये वाली रिवीजन कैसी होंगी हमारी? एग्जाम के पहले है तो कंपैरेटिवली फास्ट रिवीजन होंगी। ठीक है, चलिए सर आ जाओ जल्दी से। अब मैं चालू कर रहा हूं कंपनीज एक्ट को, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए चैट वैट के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहली बात कंटेंट्स की बात करूं कि कंपनीज एक्ट के अंदर होता क्या क्या है। तो दोस्तों कंपनीज एक्ट जो है ना उसके अंदर टोटल में 470 सेक्शन है एंड 7 शेड्यूल्स है। क्या कहा मैंने? बोलो 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल्स है, जिसको डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स के अंदर। फाउंडेशन में तो आपको एक भी चैप्टर नहीं है, पर इंटर के अंदर आप इसके 11 चैप्टर्स पढ़ोगे बेटा इंटर के अंदर। फाउंडेशन में तो बेसिक है कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसका सब्सटेंशियल पार्ट जो है वो रूल्स के अंदर भी कवर होता है। कंपनीज एक्ट मतलब किस इंटेंशन से लाया गया था? एम क्या था कंपनीज एक्ट को लाने का? सबसे पहला टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर नजर रखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवा के लेना, इसे बोला जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हमने कंपनीज एक्ट को लाया था।
फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया था रेगुलेशन को। इसका मतलब क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत कंपनी आती है उसको हमने इजी कर दिया था। साथ ही साथ कंपनी के अंदर जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मान लो रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी का 51% स्टेक है बच्चों। मैं अगर बात करूं तो मेरे पास रिलायंस का 1% या आधा परसेंट या 0.25% स्टेक है। अब ऐसे केस के अंदर मैं एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हुआ, पर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट क्या करता है बच्चों, इंश्योर करता है। साथ ही साथ विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, कंपनी का अंदर का आदमी जो विभीषण बना है, मतलब क्या हुआ बेसिकली, कंपनी के अंदर का आदमी है और उसने भांडा फोड़ दिया कंपनी के बारे में कि मुकेश अंबानी ने, अनंत अंबानी ने, आकाश अंबानी ने फ्रॉड किया है रिलायंस के अंदर, तो इसे बोला जाता है विसल ब्लोअर। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, विसल ब्लोअर। जैसे आईसीआईसीआई बैंक के केस में चंदा कोच्चर ने फ्रॉड किया, ऐसा आईसीआईसीआई बैंक के एक एम्प्लॉय ने बाहर कर दिया था, मैं बोलूंगा इसे विसल ब्लोअर बोला जाता है। तो लॉ कहता है ऐसा जो मुखबिर है ना, ऐसा जो मुखबिर है जो अपने को अंदर की बात बताएगा कंपनी के, उसको प्रोटेक्ट करना ये कंपनीज एक्ट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कंपनी के ऊपर केस करते हैं, तो मैं बोलूंगा प्रेफरेंस क्लास होल्डर्स ने केस किया, इसका मतलब इसे बोला जाता है क्लास एक्शन सूट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, क्लास एक्शन सूट। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इन लोगों का कहना है सर कि यहां पर जो कंपनीज एक्ट का एम होता है ना, वो इन चार चीजें होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना, तीसरा माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना, और चौथा विसल ब्लोअर हुआ, पांचवा क्लास एक्शन सूट हुआ। क्या हुआ बोलो बच्चों, क्लास एक्शन सूट हुआ। चलो मैं आगे बढ़ू क्या, ओके सर अगला। अब हम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, अब हम लोग बात करूं आपके साथ, तो इसमें कह रहा है कि कंपनीज एक्ट कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला सर, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है वो सारी कंपनीज के ऊपर जो इस एक्ट के अंदर बनी है या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, ये बनी है किसके अंदर, या आईजी सर प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी बनी है ना, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है, तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1971 में बनी थी दोस्तों, तो वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनी थी, तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर भी क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है क्या, बिल्कुल। तो ऐसी कंपनी जो इस कंपनीज एक्ट में बनी है या कोई प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बनी है, दोनों के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा सर, इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी हो गया, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। बैंकिंग कंपनी जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। फिर ऐसी कंपनी जो जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एमईसीबी हो गया या अदानी पावर हो गया, जो जनरेट करती है और सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इन दोनों के ऊपर दोस्तों क्या है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सर ये जो तीन कंपनीज के नाम हमने देखा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक बात ध्यान रखना, इनके लिए एक सेपरेट एक्ट, इनके लिए इनका खुद का एक्ट होता है। जैसे इंश्योरेंस के लिए इरडा एक्ट है, बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो इनका कहना है कि अगर इनका खुद का एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में झगड़ा होता है, क्या होता है बोलो बच्चों, झगड़ा होता है, तो ऐसे केस के अंदर जीतने कौन वाला है सर, जीतने वाला है इनका खुद का एक्ट, यानी कि जो भी रिस्पेक्टिव एक्ट होगा। जैसे मान लो बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और कहता है और कंपनीज एक्ट उसी टॉपिक के ऊपर कुछ और कहता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सुनना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कोई भी कंपनी स्पेशल एक्ट के तहत आती है तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर ये आता है अपना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह आते हैं, तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर, ये इसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। और एनी अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एनएचएआई हो गया, तो इनके ऊपर भी क्या होगा दोस्तों, कंपनीज एक्ट यहां पर एप्लीकेबल होगा। अब मैं आपको एक बहुत प्यारा बाद में सवाल कराऊंगा, तो ध्यान रखना कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, वो इस एक्ट के ऊपर जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 या उसके बाद, उसके ऊपर भी लगता है, और जो पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी आती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। फिर हम लोग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो कंपनी की डेफिनेशन में सबसे बेस्ट तो यही डेफिनेशन है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन एक प्रोफेसर हैने भाई साहब है, ये जो हैने भाई साहब है ना, इन्होंने खतरनाक डेफिनेशन दे दी, पूरी कॉपी कैट डेफिनेशन इन्होंने दी है। इन्होंने क्या किया, जो कंपनी के फीचर्स है ना, वो फीचर्स को कॉपी कर करके क्या बना दिया, कॉपी कर करके दोस्तों डेफिनेशन बना दिया। देखो क्या कह रहा है यहां पर, सुनो सुनो सुनो
सर प्रोफेसर एने कहता है अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो किसके द्वारा क्रिएट हुई है, लॉ के द्वारा क्रिएट हुई है, जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और इनका कॉमन सील है। अब जब हम लोग नीचे के फीचर्स पढ़ेंगे ना, तो फीचर्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी ये जो डेफिनेशन है ना, ये क्या होने वाली है, कवर हो जाने वाली है। सर अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं फीचर्स ऑफ कंपनी का, जिसका शॉर्ट फॉर्म यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको मिलने वाला है क्लैप्स। क्या शॉर्ट फॉर्म मिलने वाला है बोलो बच्चों, क्लैप्स इसका शॉर्ट फॉर्म रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए सर, सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बात करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि सर जो कंपनी है और जो कंपनी को बनाने वाले मेंबर्स है, क्या कहा मैंने बोलो, जो कंपनी को बनाने वाले मेंबर्स है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किसने बनाया, धीरूभाई अंबानी ने बनाया। मुकेश अंबानी बिल्ड कर रहे हैं, आकाश अंबानी बिल्ड कर रहे हैं, नीता अंबानी बिल्ड कर रहे हैं, अनंत अंबानी बिल्ड कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये जो मेंबर्स है और रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। आप मुकेश अंबानी के साथ डील करो और आप रिलायंस के साथ डील करो तो ये दोनों अलग अलग बातें होंगी, ये सेम बातें होने वाली है क्या, ना जी ना, ये सेम बातें बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ऐसा यहां पर बोला जाता है किसके अंदर, सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर। किसके अंदर बोलो बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर, ठीक है। देखो क्या सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द मेंबर्स। मतलब इट मतलब कंपनी, तो कंपनी का अस्तित्व अलग है और डिफरेंट है किससे, मेंबर से। जैसे मान लो आईजी सर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी मैंने बनाया पर मेरी कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। कंपनी अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी होंगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल एंटिटी होंगी। सर देखो, कंपनी कैन ओन एंजॉय and can own, enjoy and dispose property, have bank account, raise loans, incur liability and enter into contract in its own name। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अपने खुद के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है, लोन्स ले सकती है, लाइबिलिटीज ले सकती है, सारी चीजें कंपनी कर सकती है। साथ ही साथ मेंबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ और वो कंपनी के अगेंस्ट राइट या कंपनी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी इनकर कर पाएंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। एक और चीज सर, अगर मान लो कंपनी के क्रेडिटर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज को माल किसी ने सप्लाई किया, मान लो अपोलो टायर्स को रबर सप्लाई किया किसी क्रेडिटर मिस्टर ए ने, तो मिस्टर ए अपोलो टायर्स के ऊपर केस कर सकते हैं क्या, वो अपोलो टायर्स के मेंबर्स के ऊपर केस कर पाएंगे क्या, नहीं सर, वो अपोलो टायर्स के मेंबर्स के ऊपर केस दोस्तों नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब जो डेट्स ऑफ कंपनी होते हैं ना, उसके लिए क्रेडिटर स्यू कर सकती है कंपनी को, ना कि उसके मेंबर्स को। अब इसके ऊपर देखो सवाल पूछा जाता है कि मेंबर का यहां तक कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। एक मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस है। देखो हुआ क्या था, मैकाउरा करके एक व्यक्ति है बच्चों, इसने कंपनी बनाई थी यहां पर, ठीक है ना, एक इसने कंपनी बनाई थी। अब देखो हुआ क्या इसके अंदर कि मैकाउरा ही क्रेडिटर है, ये कंपनी को वुड सप्लाई करता है। वुड का मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है बोलो बच्चों, लकड़ी सप्लाई करता है, ठीक है ना, ओके। अब कंपनी के पास यहां पर लकड़ी पड़ी हुई है, टिम्बर की लकड़ी पड़ी हुई है। अब होता क्या है कि मैकाउरा अपने पर्सनल नाम पर इस लकड़ी के ऊपर इंश्योरेंस निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है बोलो, इंश्योरेंस निकाल लेता है और लकड़ी बाद में बेच देता है कंपनी को। अब जब ये कंपनी के पास थी तो कंपनी के गोडाउन में आग लग गई। क्या लग गई, आग लग गई। अब जब बाद में मैकाउरा जाता है नॉर्दर्न एश्योरेंस के पास, नॉर्दर्न एश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसके पास जाता है कि मुझे क्लेम दे दो, तो नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि मैं आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं दूंगी करके। जब पूछा गया क्यों नहीं दोगे, तो नॉर्दर्न एश्योरेंस का कहना है कि लकड़ी के ऊपर जो इंश्योरेंस निकाला गया था ये मैकाउरा ने निकाला था और लकड़ी किसकी प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है। जो लकड़ी जली है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केस के अंदर इंश्योरेंस होना चाहिए था किसके नाम से, क्रेडिटर के नाम से, मैकाउरा के नाम से, सॉरी कंपनी के नाम से, बट है किसके नाम से, मैकाउरा के नाम से। तो ऐसे केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ना जी ना, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कंपनी के नाम का इंश्योरेंस होता तो हम पैसे देते, पर कंपनी के नाम का इंश्योरेंस है नहीं है, तो क्या हम लोग पैसे देने वाले हैं क्या, नहीं सर नहीं देने वाले। ये चीज बोली गई किसके
इसके अंदर मैकाऊरा, बोलो बोलो जल्दी से मुझे, मैकाऊरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी के अंदर, किसका अंदर बोलो बच्चों, मैकाऊरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी के अंदर। क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी 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 से बताएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि कंपनी और उसको बनाने वाले जो लोग हैं ये दोनों अलग अलग लोग हैं। सर कंपनी और को चलाने वाले, जो कंपनी को बनाने वाले, ये डिफरेंट पीपल है। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी अपने नाम पर बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, सारी चीजें कंपनी कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको यहां पर बताने जा रहा हूं और वो क्या है दोस्तों, परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। जैसे अगर मैं बात करूं लेट श्री रतन टाटा जी के बारे में, सर उन्होंने टाटा को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर आज वो नहीं है, बट फिर भी क्या टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज चल रही है क्या? हाँ सर चल रही है। सेम इज द केस विद रिलायंस ऑल्सो। धीरूभाई अंबानी जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, आज वो नहीं है, बट फिर भी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज चल रही है क्या? हाँ सर चल रही है। इसका यही मतलब होता है कि मेंबर्स आते जाते रहेंगे, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स मरेंगे, मेंबर्स की ओनरशिप चेंज होंगी, सब कुछ होगा, बट कंपनी बंद नहीं होने वाली है मेंबर्स के आने जाने से। कंपनी जो है ना दोस्तों, ये एक्ट के अंदर, क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, ये एक्ट के अंदर यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ ग्राउंड्स दे के रखे, कुछ रीजंस दे के रखे, उस रीजन के तहत ही कंपनी बंद हो सकती है, अदरवाइज कंपनी बंद हो सकती है क्या? नहीं सर, अदरवाइज कंपनी बंद नहीं हो सकती। समझ में आया क्या? है ना? यस सर। देखो जरा, मेंबर्स में डाई और चेंज बट कंपनी गोज ऑन टिल बाउंड अप बाय ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। तो जो एक्ट के अंदर ग्राउंड है, जो एक्ट के अंदर रीजन है, केवल और केवल, मैं क्या बोलूंगा, केवल और केवल उसी ग्राउंड के तहत दोस्तों बंद किया जा सकता है, अदरवाइज बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सिंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, तो लॉ ही इस कंपनी को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। मतलब किसी भी मेंबर के इंसॉल्वेंट होने से या डेथ होने से, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला निकल जाना, तो उसके इससे कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आंच आने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए सर आ जाइए अगला। अब मैं आपको अगला पढ़ाऊंगा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है समझो दोस्तों। अगर मान लो मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या मान लो मेरी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके अंदर मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या फर्म के जो डेट्स है, मैं अगर वो डेट्स को पे नहीं कर पाया तो इसके अंदर मेरा घर जाएगा। समझ में आ रहा है कि मेरे घर पर बर्तन होंगे, वो बर्तन बेचना पड़ेगा, घर की प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, बीवी के गहने भी बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बातें? मतलब यहां पर सब कुछ दांव पे लग जाता है अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो। कहां पर? सोल प्रोप्राइटरशिप। वाह वाह जी वाह। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। एक और चीज, अभी जस्ट मेरी इनसे भी बात हुई, क्या नाम है अपने प्रणव सर से भी। आज कुछ यूट्यूब पे लफड़ा चल रहा है बेटा, है ना। आज सुबह भी हो रहा था ऐसा कुछ, पर मुझे समझा नहीं। पर नेट तो दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं यार, क्योंकि दो दो नेट है, दोनों एकदम मस्त चल रहे हैं। मैं देखो, मैं मानता हूँ एक बार का एयरटेल भाई आते करके, पर इतना भी थोड़ी कि भाई एक ही दिन में 3-3 बार लाइक देंगे। यार देखो, जब चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, पर जब नहीं चलता तो बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है, खैर चलिए आ जाएंगे दोस्तों। मैं आपको कौन से पढ़ा था यहां पर, लिमिटेड लाइबिलिटी का। लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, जो कंपनी के अंदर कंपनी होती है ना, उसके अंदर एक मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? एक मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अच्छा सर, ये लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे देखो सर, अगर सोलो प्रोप्राइटरशिप होती है या अगर पार्टनरशिप फर्म होती है, तो उसके अंदर अगर मान लो किसी के भी क्रेडिटर का पैसा ड्यू है ना, तो पार्टनर को या सोलो प्रोप्राइटर को अपना घर बेच के, अपने घर के बर्तन बेच के, अपने बीवी के गहने बेच के क्या करना पड़ेगा? लोगों के अमाउंट को पे करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कंपनी के अगर 1 लाख शेयर है 100 रुपए के, और मेरे पास 10,000 शेयर है 100 रुपए के, तो मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी होंगी? 10,000 इंटू 100। क्या कहा मैंने बोलो? 10,000 इंटू 100 यानी कि 10 लाख। अगर मान लो मैंने इसके अंदर से 70 रुपए पर शेयर पे कर दिया, तो उसके बाद कंपनी मुझसे मैक्सिमम, दुनिया में अकाल क्यों ना हो जाए, पर कंपनी मुझसे मैक्सिमम 30 ही रुपए बुला पाएंगी, उससे ज्यादा पैसा नहीं बुला पाएंगी। इसे बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या कहा मैंने बोलो? लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट।
तो बेसिकली यहां पर यह कहना चाहता है कि सर कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर एक लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, कंपनी के अंदर एक लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कहता है कि सर अगर कंपनी को कल चल के कभी भी जरूरत पड़ी ना पैसों की, तो कंपनी एक लिमिटेड अमाउंट को ही बुला पाएगा, उससे ज्यादा अमाउंट को नहीं बुला पाएगा। जैसे अगर मान लो शेयर प्राइस रुपए, आप मुझे कमेंट के अंदर बताना सर शेयर प्राइस रुपए 1000 है और कंपनी ने 600 रुपए पहले बुला लिया है कॉल और एप्लीकेशन के ऊपर, और मान लो कंपनी को अब 500 रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो कंपनी इस शेयर के ऊपर कितना बुला पाएंगी, 400 रुपए बुला पाएंगी या 500 रुपए बुला पाएंगी, जरा कमेंट करके मुझे फटाफट बता दो। ठीक है, तो ये बात करता है किसके बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बोलो बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ऑलराइट सर। सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या कहता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका मतलब कंपनी हमारे जैसी नेचुरल पर्सन नहीं है जो इधर से उधर घूम सकती है, जो सांसें ले सकती है, जो जेल जा सकती है, जो शादी कर सकती है। समझ में आ रहा है बात है, तो कंपनी ये सब चीजें नहीं कर सकती। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो, इसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। सर इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो लोग कंपनी के नाम पर केस कर सकते हैं और कंपनी भी आपके नाम पर केस कर सकती है। बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो ह्यूमन एजेंसी के द्वारा, जिन्हें डायरेक्टर बोला जाता है, डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। क्या करते हैं बोलो बच्चों, डायरेक्टर लोग यहां पर कंपनी को चलाते हैं। सर ऐसा हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा कॉमन सील। सर कॉमन सील का मतलब होता है ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। क्या है बोलो बच्चों, ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है जो कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉय क्या करते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बोलो बच्चों, कंपनी के डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा सर इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ ये कि अगर कोई भी कंपनी है, कंपनी अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के क्या बनते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट बनते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट के ऊपर जब साइन करना हो ना, तो कंपनी कैसे साइन करेंगी, कंपनी अपने, क्या कहा मैंने, बोलो, कंपनी अपने कॉमन सील का प्रयोग करके साइन करेंगी। अब ये कॉमन सील का मतलब क्या होता है, ठप्पा, आपने वो ठप्पा तो देखा ही होगा, प्रिंसिपल ठप्पा मारती बेटा आपके रिजल्ट के ऊपर, या मान लो आपने कोई लीव वगैरह लिया तो प्रिंसिपल से अप्रूव कराना है तो आप उसको ठप्पा मरवाने लगाते हो। तो बेसिकली इट इज व्हाट कॉमन सील। तो वैसा ही कंपनी का कॉमन सील होता है जो डॉक्यूमेंट पर लगाने के बाद ऐसा माना जाता है कि कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया। क्या कर दिया बोलो बच्चों, उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया। समझ में आ रहा है बात है, ऑलराइट सर। लेकिन फिर क्या हुआ, इस कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया। क्या कर दिया गया बोलो जल्दी से, कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया। इसका मतलब अब अगर कंपनी के अंदर कॉमन सील है तो आप क्या करेंगे, कॉमन सील की मदद से साइन करेंगे। पर अगर कंपनी के अंदर कॉमन, या कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, तो ऐसे केस में आप 2 डायरेक्टर से साइन मरवाएंगे तो भी डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा। या कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस एक डायरेक्टर से आपको साइन मरवाना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो। देखो क्या, इन केस कंपनी डू नॉट हैव कॉमन सील, तो अथराइजेशन किया जा सकता है 2 डायरेक्टर के द्वारा या 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, एक कंपनी और एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। समझ में आया। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सर हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा, किसका, फीचर्स पढ़े कंपनी के। कंपनी के फीचर्स एक बार रिपीट कर दो जल्दी से मुझे। सर फीचर्स है हमारे क्लैब्स, एसए, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, और सी से हमारा कॉमन सील। क्या है बोलो बच्चों, कॉमन सील। बराबर आया क्या, बहुत बढ़िया सर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगला देखो क्या, अब मैं बात करूंगा कॉर्पोरेट वेल के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बोलो बच्चों, कॉर्पोरेट वेल। सर जो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग दोनों अलग अलग होते हैं, बराबर, वो सेम उसी कॉन्सेप्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी कॉन्सेप्ट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसे बोला जाता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है ये कि कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, उससे मेंबर्स की लायबिलिटी शील्डेड रहती है, या उससे मेंबर्स की लायबिलिटी प्रोटेक्टेड रहती है। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, तो उससे मुकेश अंबानी की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती।
एक और एग्जांपल, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप किसी भी प्रकार से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसके बाद यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा यहां पर कि बिरला जी की यहां पर क्या आने वाली है, बिरला जी की, कुमार मंगलम बिरला जी की यहां पर क्या आएंगी, पर्सनल लाइबिलिटी आएंगी। समझ में आ रहा है बातें? मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो कंपनी की लाइबिलिटी उसके मेंबर्स के तरफ शिफ्ट नहीं होती है, इनके बीच में एक लीगल पर्दा होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? पर्दा होता है। कंपनी को चलाने वाले कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, बट कंपनी अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे आपने कठपुतली का खेल देखा होगा, कठपुतली के खेल के अंदर जो डोर होती है वो किसी और के हाथ में होते हैं जो आपको नहीं दिखती, पर सामने आपको क्या दिख रहा होता है, कठपुतलियों का खेल दिख रहा होता है, बराबर ना? तो ऐसे बस वैसा ही है, कंपनी वो कठपुतली है जो सामने खेल रही है, पर एक्चुअल में उसको चलाने वाले कौन है, कंपनी के पीछे वाले लोग हैं। कौन है बोलो बच्चों? कंपनी के पीछे वाले लोग हैं। इसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट वेल। वेल का हिंदी में मतलब होता है पर्दा। क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? पर्दा उसका मतलब होता है। ठीक है, ओके सर। देखो क्या, द टर्म कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू द कंसेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ कंपनी, क्या कहा मैंने बोलो, मेंबर्स ऑफ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। मतलब कंपनी कुछ भी कांड पीट दे उससे मेंबर्स की लाइबिलिटी आने वाली है क्या? ना मुन्ना ना नहीं आने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो क्या, इसके आपने अगर विजय माल्या का पॉडकास्ट देखा होगा तो उसको ऐसा बोलता है, आई हैव नॉट टेकन इवन अ सिंगल रुपी पैसा, माय कंपनी हैज टेकन, किंगफिशर हैज टेकन, ऐसा बोलता है वो। मतलब वो बेसिकली बोलना चाहता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी के बारे में कि कंपनी ने पैसा लिया है, मैंने पैसा नहीं लिया हूं जो मैं रीपे करूंगा करके। ठीक है, अगला, इफ कंपनी इनकर्स एनी डेट या कॉन्ट्रावीन्स एनी लॉ, क्या कहा मैंने बोलो, अगर कंपनी का कोई भी डेट इनकर होता है या कंपनी कोई भी लॉ को कॉन्ट्रावीन करती है तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी कहती है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी उस गलतियों से आने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं आने वाली है। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कि मेंबर्स एक कॉर्पोरेट इंसुलेशन एंजॉय करते हैं, मतलब कि कंपनी कुछ भी कांड पीट दे उससे मेंबर्स की लाइबिलिटी कभी नहीं आएंगी, ऐसा इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का। ये सेम सिंपल कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का भी। किसका बोलो बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी का भी। बराबर है क्या? ओके सर। अब लेकिन क्या, अब सर आपने ये बोला कि ये कंपनी है, इसको चलाने वाले हो सकते हैं इसके मेंबर्स हो सकते हैं इसके डायरेक्टर्स हो, जो इसको क्या कर रहे हो, जो इसको कंट्रोल कर रहे हो। अब कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबिलिटी किसकी होती है? लाइबिलिटी कंपनी की होती है, ना कि मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके बीच में क्या है, एक लीगल पर्दा है। क्या है बोलो बच्चों? एक लीगल पर्दा है। ठीक है ना, वो मेंबर्स लोग एंजॉय करते हैं। इसे बोला जाता है कॉर्पोरेट इंसुलेशन। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? कॉर्पोरेट इंसुलेशन। समझ में आ रहा है क्या? ऑल राइट सर। अब देखना क्या मैं कह रहा हूं बेटा, कुछ कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है, क्या कहा मैंने बोलो, कुछ कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है, क्या होती है बोलो जल्दी से, कुछ कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जो क्या कहती है, जो कहती है कि ये जो लीगल पर्दा है ना, हम उस लीगल पर्दे को क्या कर देंगे, लिफ्ट उठा देंगे। क्या कर देंगे बोलो बच्चों? लिफ्ट करा देंगे। मतलब कि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करवा देने का मतलब होता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स को क्या मान लेना, एक मान लेना। क्या मान लेना बोलो? एक मान लेना। मतलब कंपनी और उसको चलाने वाले लोगों को एक माना जाएगा। जब ये चार पांच कांड अगर वो कर देंगे तो मैं बोलूंगा, मतलब कंपनी अगर ये चार पांच कांड करेंगे ना तो मैं बोलूंगा कि कॉर्पोरेट वेल को क्या कर दिया जाता है, लिफ्ट करा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो? लिफ्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि मेंबर्स और कंपनी एक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? एक। इसका मतलब पनिशमेंट किसको मिलेंगी? जो मेंबर्स और डायरेक्टर्स ने कांड किया है उनको पनिशमेंट मिलने वाली है। क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाली है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल दैट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि कंपनी और मेंबर्स अलग है। ये जो प्रिंसिपल है इसको डिसरिगार्ड करना है, इसको नहीं मानना। इसे बोला जाता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी कि कंपनी और मेंबर्स को एक मान लेना। अब सबसे पहला देखो क्या यहां पर बोला गया, ट्रेडिंग विथ एनिमी के बारे में हम लोग यहां पर बात करें। मैं पहले आपको केस समझाऊंगा बहुत बढ़िया से, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहां पर क्या मैं यहां पर बात करूंगा, ये है यहां पर इंग्लैंड, ठीक है ना, यहां पर है इंग्लैंड और दूसरा यहां पर है जर्मनी।
अब क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना? ऑलराइट सर, ठीक है। डेमलर कंपनी, बहुत बढ़िया। ये क्या करती है बच्चों? ये टायर सप्लाई करती है। किसको? कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को, यानी कि दूसरे कंपनी को ये टायर सप्लाई करती है। और सप्लाई किस पर करती है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधारी पर सप्लाई करती है बच्चों टायर। अब एग्जांपल के लिए मैं यहां पर पकड़ लेता हूं, $1000 का सप्लाई किया करके, ठीक है। ऑलराइट सर, बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है, मैंने सप्लाई कर दिया टायर $1000 के, मुझे 1 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला। यहां पर मैंने सप्लाई किया और 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, यानी कि जो दूसरी कंपनी है वो मुझे 1 महीने के अंदर क्या करने वाली है? पैसे को पे करने वाली है। बट होता क्या है बच्चों, इसी 1 महीने के अंदर ना, इसी 1 महीने के अंदर इंग्लैंड और जर्मन के बीच में वॉर छिड़ जाता है। क्या छिड़ जाता है बोलो बच्चों? वॉर छिड़ जाता है यहां पर, ठीक है। ओके, अब होता क्या है कि 1 महीना, अब अभी भी वॉर तो चल ही रहा है, पर 1 महीना जैसे ही खत्म हुआ ना, कंटिनेंट, ये डेमलर कंपनी कहती है कि मुझे क्या दे दो? मुझे पैसे दे दो। याद करो, मैंने तुम्हें $1000 के, याद करो, करो करो यार, च्यवनप्राश खाओ, याद करो, मैंने तुमको $1000 के टायर बेचा था। अब वो घड़ी आ चुकी है कि तुमको मुझे पैसा पे करना है। कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी कहती है नहीं दूंगी मैं तुम्हें पैसा, क्योंकि तुम जो हो ना, तुम हमारी एनिमी कंपनी हो। मतलब कि तुम, हमारा वॉर चल रहा है जर्मन के साथ और तुम्हारी जर्मन कंपनी है, और हम आपको क्या नहीं देंगे? हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि तुम हो एलियन एनिमी। क्या हो बोलो बच्चों? एलियन। एलियन एनिमी मतलब दूसरे ग्रह से आए वो लोग, क्या नहीं बेटा? मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो पाकिस्तान के सारे लोग हमारे एलियन एनिमी होंगे, बराबर ना? ओके सर, चलो अब आ जाओ। सर लेकिन डेमलर कंपनी का कहना था, कैसी बातें कर रहे हो? देखो देखो, मुझे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो, मैंने तो ये कंपनी इंग्लैंड में ही इनकॉर्पोरेट की है। मतलब मैं तो इंग्लिश कंपनी हूं, मैं भी इंग्लिश कंपनी, तुम भी इंग्लिश कंपनी, हम दोनों भाई भाई बहन बहन। तो ऐसे केस में मैं तो जर्मन हुई नहीं ना। पर जब ये बात जाती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है बच्चों? इस कंपनी के पर्दे को उठा के देखता है और क्या पाता है कि इसके अंदर 99% लोग कौन है? जर्मन से, और केवल 1% कौन है? इंग्लिश मैन है। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट बोलता है सॉरी जी सॉरी, आप तो क्या हो? आप तो जीसीओ यानी कि जर्मन कंपनी हो, और आप हो एनिमी कंपनी यानी कि एलियन एनिमी। और एलियन एनिमी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, पहली बात तो नए कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कर दिया जाता है? होल्ड पे ला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो बच्चों? यहां पर होल्ड पे ला दिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? ऑलराइट सर, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपके साथ कि अगर आप एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, मतलब मुझे ये देखना होगा कि सामने वाली कंपनी के एनिमी तो नहीं, मुझे कैरेक्टर ऑफ कंपनी को चेक करना होगा। तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि आप यहां पर लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हो, मतलब आपको कंपनी के पीछे झांक के देखना पड़ेगा कि कंपनी के एलियन एनिमी तो नहीं है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से कैरेक्टर ऑफ पीपल हेल्म है, हेल्म मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं, इज एसर्टेन टू डिटरमाइन द सेम, मतलब हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि ये एलियन एनिमी तो नहीं। और कंपनी का केस लॉ देखो यहां पर क्या है? डेमलर कंपनी एंड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये केस लॉ आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगला दूसरा देखो, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। अब ये टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स क्या कहता है? देखिए, एक मिस्टर ए नाम का, सुनो ना, मिस्टर डी, डी से दिनशॉ, मिस्टर डी नाम का एक व्यक्ति था बच्चों, इसकी 10 लाख रुपए की इनकम थी। अब बात ऐसी थी कि 0 से 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स था, और अगर 3 लाख के ऊपर किसी कोई भी इनकम है तो उसको 20% टैक्स था। इसका मतलब डी को कितना टैक्स लग रहा होगा? 2 लाख रुपए टैक्स लग रहा होगा। अभी सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब मिस्टर डी क्या सोचता है? काम करता हूं ना, मैं क्या करता हूं, 3 अलग अलग कंपनीज बना लेता हूं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ऐसे बना लेता हूं, और मेरी जो इनकम है ना वो अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफर कर देता हूं। मतलब क्या? 3 लाख इसकी इनकम, 3 लाख इसकी इनकम, 2 लाख इसकी इनकम, 2 लाख मेरी इनकम। अब कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो सर ए की इनकम 3 लाख है तो जीरो टैक्स, बी की इनकम 3 लाख है तो जीरो टैक्स, सी की इनकम 3 लाख है तो जीरो टैक्स, और डी, मिस्टर डी की जो इनकम है वो 2 लाख है तो अगेन जीरो टैक्स। तो बेसिकली इसने क्या किया? टैक्स की चोरी करने के लिए। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? टैक्स की चोरी करने के लिए। इनका एक ही पर्पस था, टैक्स की चोरी करना। इसने कंपनी कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बनाया, कंपनी बनाया टैक्स की चोरी के लिए। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ना जी ना, इस कंपनी के बीच में जो पर्दा है ना, मिस्टर डी और कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी के बीच में, इस पर्दे को उठा दो और सबको एक मान लो। क्या कर लो बोलो बच्चों? सबको एक मान लो। इसका मतलब जीत किसकी होंगी? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। केस लॉ दिनशा मैनेजिपेटेड
वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसके अंदर यह बोला गया है कि जब आप एंटिटी का प्रयोग करते हो टैक्स की चोरी करने के लिए, तो उस केस के अंदर क्या कर दिया जाता है, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो बच्चों, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया जाता है। क्या आपको इतनी बातें सबको क्लियर है? मुझे बताइए क्या ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है? पहला है ट्रेडिंग विद एनिमी, दूसरा है क्या बच्चों, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। सभी लोग नाम लिखेंगे, दिनशा मैनेजी पेटिट, नाम लिखो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, दिनशा मैनेजी पेटिट। क्या काम है बोलो बच्चों, दिनशा मैनेजी पेटिट। समझ में आया क्या? चलो जी, चलो चलो आगे बढ़ू क्या मैं आगे बढ़ू क्या नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? सारे के सारे लोग जल्दी से बता देंगे मुझे, क्या हम आगे बढ़ेंगे? क्या हम आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई कुछ बच्चा है ना सीरियसली सिर्फ पढ़ाई के लिए आया, और कुछ बच्चा है वो सिर्फ बकलोली के लिए आया बेटा, ठीक है ना। पर मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आज जो पढ़ रहे हैं मैं केवल आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मद्देनजर रखते हुए कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ। कुछ जो बच्चा है ना वो है ही नहीं पढ़ाई वाला भाई, उसको पता है जनवरी के बाद मई के बाद सितंबर, वो लूप में जाना चाहता है। अपने को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अपने को अपना पढ़ाई करना है, जनवरी एग्जाम को क्लियर करना है, या जो भी हमारा अपकमिंग अटेम्प्ट है उसको क्लियर करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो एकदम फोकस से शिद्दत से पढ़ते रहो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये एज इट इज पेपर में उतर के आएंगे, और आप देखना तब आप मुझे वहां पर याद करोगे कि हाँ सर ने बताया थी करके ये चीज। ठीक है, चलिए दोस्तों आ जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगला, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में मैं बात करूंगा, ध्यान देना, यहां पर फोकस करना। क्या कर रहा हूं मैं? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब जो एक कंपनी है ना वो अपने ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रही है। क्या कर रही है बोलो बच्चों? वो अपने ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना चाहती है, और उसके लिए उसने एक नई कंपनी बनाया है। तो मैं बोलूंगा ऐसे कंपनी के अंदर भी लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा। देखो एक कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पर केस लॉ का नाम है द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब वर्कमैन वर्सेस कंपनी के बीच का ये केस लॉ है। क्या है समझो बात को। सर एक कंपनी है, अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितना भी नेट प्रॉफिट आता है ना, इस नेट प्रॉफिट का 20% कंपनी को देना पड़ता है बच्चों। किसको? बोनस देना पड़ता है वर्कमैन को। किसको देना पड़ता है बोलो? वर्कमैन को। अब कंपनी क्या सोचती है, इस नेट प्रॉफिट के अंदर है ना हमारी जो इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे मान लो डिविडेंड हो गया, जैसे मान लो रेंट हो गया, जैसे मान लो इंटरेस्ट इनकम हो गया, इसका भी कुछ हिस्सा जाता है किसको? वर्कमैन को। जबकि वर्कमैन ने कोई मेहनत थोड़ी की है इसको कमाने के लिए। हाँ भैया, सेल से आने वाला नेट प्रॉफिट अगर जाए तो समझ में आता है, पर अब नेट प्रॉफिट में दिखेगा तो देना ही पड़ेगा वर्कमैन को। तो कंपनी एक चाल चलती है, कंपनी क्या करती है, एक दूसरी कंपनी ओपन करती है कंपनी 2 नाम से, और जिससे भी ये डिविडेंड रेंट और इंटरेस्ट इनकम आ रहा था ना उसको ट्रांसफर कर देती है दूसरे कंपनी के अंदर, ताकि वो दूसरे कंपनी के प्रॉफिट्स में आ जाए और इस कंपनी के प्रॉफिट से ये चीज हट जाए। इससे क्या होगा? इससे नेट प्रॉफिट कम होगा और इससे बोनस कम हो जाएगा। बराबर है ना। जब वर्कमैन को यह बात पता चली कि कंपनी ने दूसरी कंपनी सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि उनके ऊपर जो लीगल ऑब्लिगेशन है हमें बोनस देने का, और वो बोनस इस अमाउंट के ऊपर भी देना पड़ता है, वो ना दे इसलिए उन्होंने दूसरे कंपनी को बनाया, तो वर्कमैन चले जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहता है? भैया आपने जो एक कंपनी बनाई है ना, सिर्फ आपने अपने ऑब्लिगेशन को दूर करने के लिए बनाई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम इन दोनों के बीच के लीगल पर्दे को हटा देंगे, और इन दोनों कंपनीज को क्या मान लिया जाता है? एक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है बोलो बच्चों? एक मान लिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या? देखो, द सोल पर्पस, सोल का मतलब होता है ओनली, द ओनली पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये है कि हम लोग बोनस को रिड्यूस करना चाहते हैं यहां पर। तो ऐसे केस के अंदर बेल को लिफ्ट कर दिया जाता है। केस लॉ है कौन सा? वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज। ये हमारा केस लॉ है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल केस लॉ है। अगला देखो क्या, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। इसका मतलब अगर कोई कंपनी अपनी सब्सिडरीज बनाती है अपने एजेंट के तौर पर काम करने के लिए, तो ऐसे केस में अगेन लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया जाता है। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं चीजों को। देखो जैसे आरटीओ, हमारे इंडिया में आरटीओ एक कॉन्सेप्ट है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। अब कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी बने, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आरटीओ से लाइसेंस लेना पड़ता है, और फिर जाके वो अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को चालू कर सकता है। अब होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी वन है ना, बहुत ज्यादा रूल्स को तोड़ती है ट्रांसपोर्ट के, तो आरटीओ इस लाइसेंस को कैंसिल कर देता है।
अब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी वन क्या करती है, अपनी एक सब्सिडरी मतलब अपनी एक कंट्रोल वाली कंपनी बनाती है ट्रांसपोर्ट कंपनी टू, और उससे लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है। अब सवाल बनता है कि आरटीओ ने क्या इसको लाइसेंस देना चाहिए क्या, तो लॉ कहता है मत देना। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी को बनाते हो सिर्फ अपने एजेंट के तौर पर काम करने के लिए, क्योंकि आपको बैन कर दिया गया है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए गए हैं, तो इस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों कंपनी के बीच में जो लीगल पर्दा है ना, उस लीगल पर्दे को क्या कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है। ऐसा मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में देखा गया था। ये जो आरटीओ है ये है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, और ये है मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्या है बोलो बच्चों? मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी। इतना इजी, मतलब ये बहुत इजी है, इतना पूछा नहीं जाता है पेपर में। फोर्थ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिर से पूछते हैं आपको, क्या कि कंपनी फॉर्म्ड फॉर द फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि सर जब आप कंपनी को बनाते हो कोई गलत पर्पस के लिए, तो उस केस के अंदर अगेन लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया जाता है। इसके अंदर एक केस लॉ है गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस ऑन, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। केस स्टडी कैसी बनती है सुनो मेरे से, ठीक है? देखो सर, एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम है गिलफ्रॉड। क्या नाम है बोलो बच्चों? गिलफ्रॉड मोटर। समझना बात को, इस कंपनी का नाम है गिलफ्रॉड मोटर। इसके अंदर जो काम करता है ना, उसका नाम है यहां पर हॉर्न। क्या नाम है बोलो बच्चों? हॉर्न उसका नाम है, एक अच्छा ऑफिसर है। अब हॉर्न क्या करता है, अपने कंपनी को छोड़ के जाता है। तो गिलफ्रॉड मोटर का कहना है हॉर्न से कि तू हमारे कस्टमर को सॉलिसिट मत करना। जैसे मान लो मैं मारुति सुजुकी में काम करता हूं, मैं छोड़ के जाता हूं, मैं मान लीजिए मैं छोड़ के जाता हूं और मैं एमजी में काम करना चालू कर दूं, तो मारुति सुजुकी बोलती है जो हमारे कस्टमर्स है ना, तो उसको सॉलिसिट मत करना, तो उसको अट्रैक्ट मत करना, उनको फोन कर करके मत बोलना अरे मारुति सुजुकी खराब है, एमजी बहुत अच्छी है, या मान लो यहां पर टाटा बहुत अच्छी है करके, जिस भी कंपनी में आप काम करोगे। ये कंडीशन लगाई किसने? जल, और नॉर्मल कंडीशन है, कोई गलत कंडीशन नहीं है। अब हॉर्न क्या करता है, खुद की एक कंपनी ओपन करता है जिसके अंदर उसका फ्रेंड और उसकी वाइफ क्या होते हैं बच्चों? शेयर होल्डर होते हैं। और अब वो क्या करता है, इस कंपनी से कस्टमर को सॉलिसिट करता है। क्या करता है बोलो? सॉलिसिट करता है। लॉ कहता है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस कंपनी को चला कौन रहा है? हॉर्न चला रहा है। बस नाम दिख रहा है फ्रेंड और वाइफ का, बट एक्चुअल में चला कौन रहा है? हॉर्न चला रहा है। तो हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर देंगे और हम लोग बोलेंगे कि कंपनी को चलाने वाला हॉर्न है, मतलब दोनों एक है। इसका मतलब कंपनी ने गलत किया। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कंपनी ने गलत किया, ऐसा यहां पर बोला जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला। देखो तो क्या, व्हेन द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इम्प्रॉपर या इलीगल पर्पस, कोई गलत पर्पस के लिए, कोई इलीगल पर्पस के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो वैसे केस के अंदर कॉर्पोरेट वेल को क्या कर दिया जाता है? लिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी से रिलेटेड। अब हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले, सारे के सारे लोग फोकस करना, अच्छे से ध्यान देना स्क्रीन की ओर। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके आने वाले हैं, ठीक है? सुनो, देखो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में तीन प्रकार की कंपनी है दोस्तों। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा है यहां पर अनलिमिटेड कंपनी। तीसरा क्या है बोलो बच्चों? अनलिमिटेड कंपनी। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या कहती है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कि सर एक जो कंपनी है ना, ये कंपनी के अंदर मान लो शेयर्स होते हैं, जैसे 1,00,000 शेयर है 100 रुपए के, तो इनका कहना है कि कंपनी मैक्सिमम कितना रुपया बुला सकती है? 100 रुपया बुला सकती है। मान लो अगर कंपनी ने 60 रुपए बुला लिया, तो कंपनी कितना और बुला पाएंगी? 40 बुला पाएंगी। सर कंपनी को जरूरत 50 की है, कंपनी को जरूरत 60 की है, 100 की है, 150 की है, 200 की है, अरे भैया कितने की भी हो, कंपनी मैक्सिमम कितना बुला सकती है? ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। क्या कहा मैंने? बोलो, कंपनी मैक्सिमम बुला सकती है ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, उसे बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो देखो क्या, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो देखो अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, तो जितना अनपेड अमाउंट है ना, उतनी ही मैक्सिमम लायबिलिटी आने वाली है। इसका मतलब फॉर मीटिंग द डेट्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर को आप बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूट करो कितना? ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट। ये पैसा आप कभी भी बुला सकते हो, जब कंपनी चल रही है तब भी बुला सकते हो, या जब कंपनी बंद हो जाती है तब भी आप बुला सकते हो, मतलब कि लिक्विडेशन के समय भी पैसे को बुलाया जा सकता है। दूसरी कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना, उसको कुछ मेंबर्स वादा करते हैं। क्या करते हैं बोलो बच्चों?
उसको कुछ मेंबर्स वादा करते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे बोलो, हम आपको अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। पर ये अमाउंट को कंट्रीब्यूट कब करेंगे, ओनली एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी को बंद कर रहे हैं, मतलब कंपनी के असेट्स को बेच बाच के कंपनी के लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आ रहा है क्या, मतलब सर यहां पर पैसा दिया जा रहा है, बट कब दिया जाएगा, सिर्फ वाइंडिंग अप के समय पैसा दिया जाएगा। उससे पहले मतलब कंपनी जब ड्यूरिंग द लाइफ, जब कंपनी जिंदा है तब हम पैसा नहीं देंगे। जब कंपनी मर रही है यानी कि कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तब ही ये पैसे को दिया जाता है। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आप वो पैसे को कभी भी बुला सकते हो, जब कंपनी जिंदा है या कंपनी मर गई कभी भी बुला सकते हो। पर वाइंडिंग अप के वक्त जब पैसा आप बुला पाओगे उसे बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या कहा मैंने, बोलो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ध्यान दो यहां पर, सर मान लो कंपनी के लाइबिलिटी असेट्स, अब लाइबिलिटी है मान लीजिए कंपनी की 10 लाख रुपए की, कंपनी के असेट से मान लीजिए 12 लाख रुपए के, तो अमाउंट कॉल कितना करोगे, कितना पैसा बुलाओगे, सर एक भी रुपया नहीं बुलाएंगे, क्योंकि असेट्स को बेच के 12 लाख रुपए आ रहे, लाइबिलिटी 10 लाख रुपए पे करना पड़ रहा, तो क्यों पैसे बुलाऊंगा मैं। लेकिन अगर कंपनी की लाइबिलिटी 10 लाख है, असेट है मान लीजिए यहां पर कितना, असेट है 8 लाख के, तो मैं पैसा कितना बुलाऊंगा, 2 लाख बुलाऊंगा। किससे, एबीसी से इक्वली पैसा बुला लूंगा। सर मान लो कंपनी की लाइबिलिटी है 10 लाख, असेट है 5 लाख रुपए, तो मैं अमाउंट कितना मैक्सिमम कॉल सकता हूं, 3 लाख रुपए मैक्सिमम कॉल कर सकता हूं। देखो ना एबीसी मिलके वादा तो 3 लाख का ही किया है ना, तो आप 3 लाख रुपए ही मैक्सिमम बुला पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बुला सकते। मैक्सिमम 3 लाख। आप ये नहीं बोल सकते कि 5 लाख रुपए दे दो करके, नहीं, आप मैक्सिमम जितना उन्होंने वादा किया है ना उतना ही पैसा आप क्या कर सकते हो बच्चों, उतना ही पैसा आप यहां पर बुला सकते हो। क्या, हाँ मुन्ना, हाँ उतना ही पैसा आप यहां पर बुला सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ओके सर एकदम बढ़िया। अब देखो अच्छा ये पैसा कब बुलाया जाता है, ओनली एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो देखो इट डिफाइंस एज इफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द मेमोरेंडम में रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन बाय मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट असेट्स इन द इवेंट ऑफ, देखो क्या, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप हो रहा है तभी ये पैसे को बुला पाएंगे। इफ कंपनी इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मेंबर में बी कॉल्ड एट एनी टाइम, मैं क्या बोलूंगा, लिमिटेड बाय शेयर में तो आप कभी भी पैसा बुला सकते हो, पर गारंटी के समय सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के समय ही पैसा बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक और कंसेप्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान देना यहां पर, सुनो सर। अनलिमिटेड कंपनी, सर अनलिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा होता है कि कंपनी जब तक चल रही है, मतलब कंपनी जब तक गोइंग कंसर्न है, तो जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब जैसे मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स है 100 रुपए के, तो ड्यूरिंग द लाइफ मतलब जब तक कंपनी चल रही है तो मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होंगी, 100 रुपए होंगी। पर जब जिस समय कंपनी का वाइंडिंग अप होगा ना, तो मेंबर की लाइबिलिटी कितनी आएंगी, लाइबिलिटी माइनस असेट करके जितना भी अमाउंट मिला ना, उतने अमाउंट को, इतना पूरा अमाउंट, इतना पूरा 100% अमाउंट किसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। फिर वो 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, जितना पैसा होगा उतना यहां पर पे करना पड़ेगा किसको बच्चों, शेयर होल्डर्स को। किसको पे करना पड़ेगा बोलो जल्दी से बच्चों, शेयर होल्डर्स को। अब सवाल बनता है शेयर होल्डर से ये जो अमाउंट है ये कॉल कौन करेगा, बुलाएगा कौन, तो कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तो कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल पर्सन जिसे लिक्विडेटर कहा जाता है, वो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, और वो लिक्विडेटर ही अमाउंट को कॉल कर सकता है। सर कंपनी का कोई क्रेडिटर कॉल कर पाएगा क्या, नहीं, कंपनी का क्रेडिटर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लिक्विडेटर ही कॉल कर सकता है। इसके ऊपर सवाल आता है कि क्रेडिटर कॉल कर रहा है अनलिमिटेड कंपनी के अंदर, नहीं कर सकता भाई। केवल और केवल लिक्विडेटर, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, जो कोर्ट के द्वारा प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंट किया जाता है ताकि कंपनी के असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करे, वही पर्सन बुला सकता है। कोई और व्यक्ति बुला पाएगा क्या, ना मुन्ना, ना कोई और व्यक्ति नहीं बुला पाएगा। इस बात का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, देखो नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीज टू बी द मेंबर, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके अलावा मेंबर कैन बी कॉल्ड ओनली कंट्रीब्यूट इन द
इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू अमाउंट ऑफ डेट्स एंड लाइबिलिटी, तो जितना भी कंपनी के डेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। हालांकि आप यहां पर सारे मेंबर से पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और बुलाएंगा कौन, केवल और केवल लिक्विडेटर बुलाने वाला है। अब मैं चालू करने जा रहा हूं यहां पर हमारे अगले टॉपिक को, और अगले टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, यहां पर अगले टॉपिक का नाम है यहां पर क्लास ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। किसके बारे में बात करूंगा बोलो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करूंगा। ये जो पेज है ना ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि इस बार का जो एग्जाम होगा उसके अंदर इस एक पेज के अंदर से एक कॉन्सेप्ट पक्के से 4 नंबर का पूछेंगे आपसे, मिनिमम 4 नंबर का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, इस बात का 100% श्योर हूं मैं। क्या कहा मैंने, बोलो 100% श्योर हूं मैं इस टॉपिक को लेके। समझ में आ गया क्या बात है? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सर एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चालू करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्लास ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी यहां पर कहता है कि इसके मतलब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल के रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ तो नहीं दे के रखिए, बट इसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस 200 के अंदर जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज होते हैं और जो हमारे पास्ट एम्प्लॉइज है जिनको हमने शेयर्स दिया था और वो आज तक शेयर्स को होल्ड करके रखे, उनको काउंट नहीं किया जाता। मतलब देखो मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा सर कि जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। इस 200 मेंबर्स के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज है ना, जो एम्प्लॉइज है जिनको आप शेयर्स देते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसॉप के थ्रू शेयर्स देते हो, यानी कि जो प्रेजेंट वाले एम्प्लॉइज है उनको आप काउंट नहीं करते। और अगर कोई आपके एक्स एम्प्लॉय है जिनको आपने शेयर्स दिया था और वो उसी शेयर्स को आज तक होल्ड करके रखे हैं, तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा इन्हें भी काउंट नहीं किया जाता 200 के लिमिट के अंदर। साथ ही साथ कि अगर कोई व्यक्ति जॉइंट शेयर होल्डर है, जैसे हस्बैंड और वाइफ मिलके शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो इन्हें एक ही काउंट किया जाता है। ये कितने भी, भले ये 2 अलग अलग पर्सन हो, पर 2 लोग मिलके अगर एक शेयर को होल्ड करते हैं, 2 लोग मिलके शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, तो उन्हें एक मेंबर काउंट किया जाता है, ना कि हम लोग बोलेंगे इन्हें 2 मेंबर। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब एम्प्लॉइज में प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करना है। जॉइंट शेयर होल्डर्स की बात करूं तो इन्हें एक काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है बोलो, एक काउंट किया जाता है। ओके सर। इसके अलावा सर इस कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन होता है ऑफ रिस्ट्रिक्शन राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कि एक मेंबर दूसरे किसी भी पर्सन को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर करना भी है तो पहले उसको प्रेजेंट जो भी मेंबर्स है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनको ऑफर करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो शेयर्स को क्या कर सकता है, बेच सकता है। इसके अलावा सर ये कंपनी देखो रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप कर सकते हो पर अप्रूवल लेके। जैसे आपको ट्रिप पे जाना है तो आप पापा से पूछो, पापा ने हाँ बोला तो ट्रिप पे जाना, बराबर। पर आपके घर पे बोल के रखा है 10 बजे के बाद घर पे कोई पार्टी वार्टी के लिए नहीं जाना है और घर पे खासकर नाइट आउट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, तो इसका मतलब होता है इसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रोहिबिशन मतलब आप कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो पर पूछना पड़ेगा, प्रोहिबिशन मतलब चलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो भैया हम तो आपको करने ही नहीं देंगे ये चीज, इसे बोला जाता है प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या कि जो प्राइवेट कंपनी है ना ये पब्लिक को नहीं बोल सकती आजा मेरे सिक्योरिटीज को खरीद, ये पब्लिक को बोल पाएंगी क्या, ना मुन्ना ना, ये पब्लिक को नहीं बोल सकती। बाकी जॉइंट मेंबर्स को एक ही काउंट किया जाता है। ये हम लोगों ने यहां पर पढ़ा क्या, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है काउंटिंग के ऊपर, समझ में आ रहा है कि 200 मेंबर बताओ मुझे कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, 200 मेंबर्स को काउंट करो, तो उसमें ध्यान रखना एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना है, पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना है, जॉइंट शेयर होल्डर है तो उनको एक ही काउंट करना है। ये सारी चीजों काउंटिंग से रिलेटेड आता है। और एक दूसरे नेचर का भी सवाल आता है जो मैं आपको कल के क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन में कराऊंगा। एक बहुत अच्छा सवाल है जगन्नाथ ऑयल प्राइवेट लिमिटेड का, वो मैं आपको कवर करवाऊंगा कल के इसमें, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब देखो इसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों स्मॉल कंपनी का। क्या कहा मैंने, बोलो इसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल कंपनी का। तो देखो सबसे पहली बात, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, ए लिमिटेड कभी स्मॉल कंपनी बन सकती क्या, नहीं बन सकती, क्योंकि ए लिमिटेड है मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है। सर प्राइवेट कंपनी होने के लिए नाम के अंदर क्या होना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है, तब जाके एक कंपनी क्या बनती है, प्राइवेट कंपनी बनती है, बराबर है। ओके सर, तो स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, क्या कहा मैंने, बोलो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 4 करोड़, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं इज मोर देन और इक्वल टू 4 करोड़, और जिसका टर्नओवर इज लेस देन एंड इक्वल टू 40 करोड़, मतलब
मतलब ऐसी स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ या उससे नीचे है, तो मैं बोलूंगा इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्मॉल कंपनी। अब इसके अंदर है ना अमेंडमेंट आ चुका है जिसको 10 करोड़ और 100 करोड़ कर दिया, पर वो अमेंडमेंट जनवरी 26 और मई 26 एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो सितंबर 26 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। मतलब अगर आपका सीए फाउंडेशन सितंबर 26 में है तो आपके लिए ये लिमिट होने वाली है 10 करोड़ की और 100 करोड़ की। लेकिन अगर आपका एग्जाम है ये कब होगा, ये होगा सितंबर 26 एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर आपका एग्जाम जनवरी में है या मई 26 में है तो उस केस में आपकी लिमिट 4 करोड़ और 40 करोड़ ही रहने वाली है। क्या? हाँ सर, 4 करोड़ और 40 करोड़ ही रहने वाली है। तो स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर 4 करोड़ या 40 करोड़ से नीचे है, तो मैं उसे बोलता हूं स्मॉल कंपनी। क्या कहता हूं बोलो बच्चों? मैं उसे कहता हूं स्मॉल कंपनी। समझ में आया क्या? ओके सर। अब एक बात ध्यान रखना सर, कोई भी एक स्मॉल कंपनी जो है ना, ये क्या नहीं होती, ये किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं होती। मतलब स्मॉल कंपनी किसी की ना होल्डिंग हो सकती है ना किसी की सब्सिडरी हो सकती है। समझ में आया क्या? ना होल्डिंग हो सकती है ना किसी की सब्सिडरी हो सकती है। समझ में आया? दूसरा सर, ये सेक्शन 8 वाली कंपनी भी नहीं हो सकती, और तीसरा ये कोई स्पेशल एक्ट वाली कंपनी भी नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? बोलो, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब स्मॉल कंपनी दोस्तों ना ही होल्डिंग कंपनी है, ना ही सब्सिडरी कंपनी होंगी किसी की, ना ही ये कोई सेक्शन 8 कंपनी होंगी, और ना ही ये स्पेशल एक्ट की कंपनी होंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, ना ही ये स्पेशल एक्ट वाली कोई कंपनी होंगी। समझ में आ गया क्या? इतनी बातें आपको क्लियर है स्मॉल कंपनी से रिलेटेड? क्या मैं अगले पॉइंट के ऊपर चलूं? ओके सर। अगला, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, जिसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो कोई भी कंपनी, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है किसी, कोई प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। क्या कहा मैंने? बोलो, उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। बहुत बढ़िया। आ जाओ अब स्टार 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 ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? आ जाइए, जरा ध्यान देना यहां पर। सर, स्मॉल कंपनी इज नॉट द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी और सेक्शन एंड, यस इशिका, नहीं हो सकती वो, ठीक है? ओके सर, चलो आ जाओ। चलो जी, चलो आगे बढ़ूंगा। क्या अभी तक आप मेरे साथ है? थक तो नहीं गए? मुझे जरा चैट के अंदर बता दो, थक तो नहीं गए बेटा? क्या जोश कायम है अभी भी? एक फायर वाला सिंबल डाल दो बेटा चैट के अंदर, तो मुझे पता चल जाए कि जोश अभी भी कायम है करके। हाँ, जोश अभी भी कायम है कि अभी हो गए ढीले, हो गए ढेर, शेर ढेर तो नहीं हो गए हमारे? हाँ, पक्का फुल जोश है ना? जोश एकदम हाई है कि नहीं है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ऊपर, क्योंकि भैया रिवीजन एकदम खतरनाक हो रहा है अपना। प्रॉपर स्पीड का बैलेंस चल रहा है, स्पीड और टाइम का प्रॉपर बैलेंस बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, चलो 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 सर, आ जाओ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। चलो आओ 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 दोस्तों, सारे के सारे रुक, ध्यान देना। शेख कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है करके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ 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 दोस्तों, ध्यान देना यहां पर, अब फोकस करना मैं जो कह रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर 1% कंपनी के बारे में। नाम में ही समझ रहा है आपको, इस कंपनी के अंदर कितना पर्सन होगा, कितने मेंबर होंगे? केवल और केवल एक ही पर्सन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? मेंबर होता है। 1% इज अ मेंबर। इसके अंदर कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी होता है, उसके अंदर आपको नाम डालना पड़ता है नॉमिनी या सक्सेसर का। इसे बोला जाता है उत्तराधिकारी। इसका मतलब क्या? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए करके एक व्यक्ति है बच्चों, उन्होंने मुझे नॉमिनी बना के रखा है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। इसका मतलब क्या? अगर मिस्टर ए की मृत्यु हो गई तो नेक्स्ट मेंबर कौन बनेगा ओपीसी का? मैं बनूंगा। कौन बनेगा बोलो बच्चों? मैं बनूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ओपीसी के मेमोरेंडम के अंदर आपको नॉमिनी या सक्सेसर की डिटेल्स डालना पड़ता है, पर एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर मेरे से आपको रिटर्न कंसेंट, रिसेंट कंसेंट का मतलब होता है आपको मुझसे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं क्या नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूं या नहीं हूं करके। एक बात बता दूं, नॉमिनी किसी भी समय अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। मान लो मेरा मिस्टर ए के साथ झगड़ा हो गया, मैं बोलूंगा मुझे नहीं बनना तुम्हारा नॉमिनी वॉमिनी, मेरा नाम को हटा दो। और साथ ही साथ
जो मेंबर है ना वो कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है। मान लो मिस्टर ए का मूड खराब हो गया तो मेरे को हटा सकते हैं क्या नॉमिनी के पद से? बिल्कुल बिल्कुल हटा सकते हैं। बस इन सब चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। तो शॉर्ट में बता दो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया। सर इसके अंदर एक मेंबर होता है, फिर वो जो मेंबर होता है वो अपने नॉमिनी या सक्सेसर को अपॉइंट करता है। ओके सर। फिर नॉमिनी या सक्सेसर का आपको कंसेंट लगता है। नॉमिनी या सक्सेसर कभी भी विड्रॉ कर सकता है। मेंबर कभी भी नॉमिनी या सक्सेसर को निकाल सकता है। और इन सब चीजों के बारे में आपको आरओसी को क्या देना पड़ता है? आपको आरओसी को नोटिस देना पड़ता है। ओके, अभी तक तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सिंपल था, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है भैया, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही जहरीला है। देखो क्या इनका कहना है कि सर अगर कोई पर्सन ड्राइंग कैसी लगी आपको? लग रहा है ना इंसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो चेहरा भी बना लेता हूं, आप भी क्या याद रखोगे? सर ये जो पर्सन है ना, ये अगर किसी ओपीसी के अंदर मेंबर बनना चाहता है, या ये किसी ओपीसी के अंदर मेंबर बनना चाहता है या नॉमिनी बनना चाहता है, तो इतने आसानी से नहीं बन सकता। इसको कुछ अग्नि परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? बोलो। इसको कुछ अग्नि परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा, जैसे कि इसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है इंसान। जैसे आप और मैं नेचुरल पर्सन है, पर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नेचुरल नहीं है, इंफोसिस नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई एलएलपी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, वही मेंबर या नॉमिनी बन सकता है ओपीसी के अंदर। दूसरा, उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। क्या कहा मैंने? बोलो। उसका इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, मतलब वो इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए। मतलब विराट कोहली किसी भी ओपीसी के अंदर मेंबर नहीं बन सकता, ना ही नॉमिनी बन सकता है, क्योंकि उसने अपनी सिटीजनशिप को त्याग कर दिया है। लेकिन वही अगर मैं दूसरी और बात करूं तो अक्षय कुमार, जिसके पास पहले कनाडा की सिटीजनशिप थी, इंडिया की नहीं थी, पर अब उसने कनाडा की सिटीजनशिप को त्याग करके इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया। इसका मतलब अक्षय कुमार अब ओपीसी खोल पाएगा क्या? नॉमिनी बन पाएगा क्या? हाँ सर बन पाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, तीसरा, सर वो व्यक्ति नॉट अ माइनर मतलब 18 साल के ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो। 18 साल के ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने? बोलो। रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है कि ये पर्सन नॉमिनी। अब ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही मतलब होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रिसाइड करना। पर अब ये कंडीशन तो ऑप्शनल है ना, जैसे देखो, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैं माइनर भी नहीं हूं, पर मैं बताऊं आपको, मैं पिछले साल बेटा बाली गया था, और मैं बाली कितने दिन के लिए गया था? 260 दिन के लिए गया था। इसका मतलब मैं सिर्फ 100 दिन कहां पे था? मैं सिर्फ 100 दिन इंडिया में था। तो क्या मैं ओपीसी के अंदर मेंबर और नॉमिनी बन पाऊंगा क्या? हाँ बन पाऊंगे ना सर, कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कंडीशन अब सिर्फ 3 है। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, नॉट अ माइनर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन तो ऑप्शनल हो गई है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? इसका इन शॉर्ट मतलब है सर ओनली 3 कंडीशन बेबी। क्या कहा मैंने? बोलो। ओनली 3 कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ 3 कंडीशन। ये तो सिर्फ नाम लिखने के लिए है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, मतलब है या ना है को फर्क ना पड़े, है ना। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही मतलब होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना। क्या कहा मैंने? बोलो। 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ऑल राइट सर। इसके अलावा ये देखो, ये सारी बातें लिखी है। फिर बोला गया कि ओपीसी है ना, या आप सेक्शन 8 कंपनी के अंदर या कोई भी एनबीएफसी एक्टिविटीज या कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आप यहां पर नहीं कर सकते ओपीसी से। और ओपीसी को आप एज अ प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हो। क्या करते हो बोलो बच्चों? एज अ प्राइवेट कंपनी आप ओपीसी को फॉर्म करते हो। कल मैं ओपीसी के ऊपर बहुत प्यारा सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है ना। आप टेंशन मत लेना भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हो मैंने आप लोगों के लिए, बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा मैं कल उसकी। पर आज अपने को कॉन्सेप्ट को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा ना, तब जाके अपन करेंगे, ठीक है सर। आज कहां तक पढ़ाऊंगे आप? आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना बच्चों, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी तक पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, ताकि कल मुझे थोड़ा सा ही टॉपिक आपको पढ़ाना पड़े, और फिर उसके बाद मैं क्या करूं, और फिर मैं उसके बाद सीधा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस के ऊपर लग जाऊं, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, यहां पर ध्यान देना। चलिए लेट्स गो।
दोस्तों ध्यान देना यहां पर, सुनो 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 सर। अब मैं बात करूंगा यहां पर किसके बारे में, क्लास ऑफ कंपनी के बारे में, ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल। जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। चलो बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बुक से रीड करवा दूंगा फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों ध्यान देना है यहां पर, सर एक कंपनी, कंपनी वन एक और दूसरी होती है कंपनी टू, ठीक है। सिर्फ एक कंपनी को कब हम लोग बोलेंगे, कंपनी वन होल्डिंग कंपनी और कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी है। सर जब कंपनी वन कंपनी टू के अंदर एक तो कंट्रोल, क्या कहा मैंने बोलो, एक तो कंट्रोल करती है कंपोजिशन, कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या 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 इन्वेस्ट करती है मोर देन वन हाफ, यानी कि मैं कह सकता हूं मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, टोटल। भाई नाक में दम करके रखा है जी लैग ने, मतलब मैं सही में बहुत इरिटेट हो गया हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे। आप सोच के देखो यार, इतना बढ़िया फ्लो चल रहा है क्लास का, भाई ये ऐसी तैसी करके रखी है यूट्यूब ने, ये यूट्यूब के ऊपर कुछ गचका चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। पर क्या मेरे को ऐप के ऊपर शिफ्ट नहीं करना है यार, फिर वो ऐप के अंदर कोई लॉग इन नहीं हो रहा, फिर वो फालतू झमेले बहुत चलते रहते हैं। प्रोग्राम दिक्कत नहीं है उसके अंदर, पर क्या अभी ये यूट्यूब पे बहुत ही नाटक कर रहा है, इसको ज्यादा डिपेंडेंट समझ रहा है अपने को। अपन है भी बोलना, लेकिन फिर भी है ना, बहुत ही हो गया तो। चलो सर आ जाओ, देख लूंगा यूट्यूब को एक बार, हो जान दो प्री एग्जाम मैराथन, है ना। आइए भाई, ब्लॉक वॉक मत कर देना मेरा चैनल यूट्यूब में, तो मजाक कर रहा था, है ना, हंसी मजाक हंसी खुशी थोड़ी बहुत, ठीक है। आइए चलो चलो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना। सुनो मेरा क्या कह रहे हैं, इसलिए एमवी सर का भी क्लास नहीं हुआ। अरे पता नहीं यूट्यूब पे भाई आज लाइव ही नहीं, मैं तो सुबह का इंटर के क्लास में यूट्यूब पे जाने वाला था अनलिस्टेड में, पर मैं जा ही नहीं पा रहा हूं भाई लाइव। मैं क्या बताऊं आपको, खैर चलो आ जाओ, अपन इस पे बात करेंगे। दोस्तों मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करती है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है मेजोरिटी या ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर होना, तो मैं उसे बोलता हूं कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी टू में अगर 10 डायरेक्टर है, अब उस 10 में से मिनिमम 6 या मोर को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर अगर कंपनी वन के पास है, तो समझ जाना बात को कि कंपनी वन हमारी होल्डिंग कंपनी है और कंपनी टू हमारी सब्सिडरी कंपनी है, बराबर है। ये पहला, ये एक तरीका हुआ दोस्तों होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी बनाने का। अब दूसरा तरीका है इन्वेस्ट मोर देन 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर के अंदर क्या क्या आता है सुन लो अभी मेरी बात, कल मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर तुमने गड़बड़ किया तो बहुत मारूंगा मैं घर पे आके। टोटल वोटिंग पावर के अंदर आता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्लस कन्वर्टिबल, क्या कहा मैंने बोलो, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। सर ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कुछ साल बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी के अंदर। तो इसका मतलब अगर मान लो, सुनो कन्वर्टिबल बोल रहा हूं मैं यहां पर क्यूमुलेटिव नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं कन्वर्टिबल बोल रहा हूं, मैं क्यूमुलेटिव बोल रहा हूं क्या, नहीं सर मैं क्यूमुलेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं कन्वर्टिबल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, बोलो कन्वर्टिबल। इसका मतलब सर 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब 2 लाख शेयर है। तो मुझे बताइए 2 लाख शेयर्स में से कंपनी वन के पास कितने का कंट्रोल होना चाहिए, कम से कम 1 लाख एक शेयर का। क्या कहा मैंने, बोलो कम से कम 1 लाख एक शेयर का, मोर देन 50%। 50% होता है 1 लाख पर, और मोर देन कैसे होगा, 1 लाख एक शेयर के ऊपर होगा बच्चों, मोर देन 50%। आप 51% मत समझ लेना, अगर 51% कर दिया तो 1 लाख 1,000 शेयर का लगेगा, या 1 लाख 2,000 शेयर लगेंगे अपने को बच्चों। समझ में आया क्या, 51% नहीं बोलेंगे हम लोग, मोर देन 50% बोलेंगे, मतलब 50% से एक शेयर भी ज्यादा है तो मैं बोलूंगा भैया मेरे पास क्या आ गया, मैं यहां पर इस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना चुका हूं। समझ में आ रहा है क्या ओ बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपको बात है, पक्का सबको क्लियर है ना। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो कंपनी टू के पास 100 शेयर होते, 100 इक्विटी शेयर होते, तो कितने शेयर होने चाहिए कंपनी वन के पास, कमेंट करो जरा कितने शेयर होने चाहिए कंपनी वन के पास। सर 51 शेयर होने चाहिए बस। सर यहां पर 51 लिए तो 51 पर, अरे बेटा परसेंटेज नहीं है यहां पर, मोर देन 50% पे आता है, 51 आता है, 50 नहीं चलेगा, 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो यानी कि 51 शेयर लगेंगे, तब जाके बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये कंपनी क्या बनती है, होल्डिंग कंपनी बनती है। क्या बनती है बोलो बच्चों, होल्डिंग कंपनी बनती है। 50.1 कौन बोल रहा है, फटके चाहिए तुमको। 0.1 शेयर कैसे दोगे, मान लो 10 रुपए की नोट है, आपको 1 रुपए देना है तो आपके उसको 10 टुकड़े करके एक हिस्सा पकड़ा देते, क्या पकड़ बोलो 1 रुपया,
कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा मत बोलो। 51 शेयर सर, मान लो अगर 200 शेयर है तो कितना होना चाहिए, 101 शेयर अपने पास लगेगा। कैसे लगेगा बोलो बच्चों, 101 शेयर अपने को लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो क्या मैं एक यहां पर आपको बता रहा हूं सर ये जो सब्सिडरी है ना, अगर हमको किसी कंपनी, ये जो इन्वेस्ट मोर देन 50% है ना, ये अपन क्या कर सकते हैं, अपन ओन मतलब एक कंपनी खुद से भी कर सकते हैं और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरीज के थ्रू भी किया जा सकता है। सर समझाओगे क्या? थोड़ा सा समझाता हूं ना। देखो क्या, कंपनी वन है, कंपनी वन ने कंपनी टू को अपनी सब्सिडरी बना रखा है। कंपनी थ्री है, कंपनी थ्री के अंदर कंपनी वन 30% इन्वेस्ट करता है, कंपनी टू इसके अंदर 21% इन्वेस्ट करता है। तो मैं क्या बोलूंगा, कंपनी थ्री इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ कंपनी वन। मतलब इनका कहना है कि सर एक कंपनी खुद से करे या अपने सब्सिडरीज के थ्रू करे, दोनों को मिला के अगर 50% के बेंचमार्क के ऊपर चले जाती है तो हम उस कंपनी को क्या बना लेंगे, अपनी सब्सिडरी बना लेंगे। क्या बना लेंगे बोलो बच्चों, अपनी सब्सिडरी बना लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना बोलो ना बोलो ना जल्दी से, मुझे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर ठीक है। सर वोटिंग पावर का मॉड्यूल में नहीं है क्या? दिया है ना बेटा, मॉड्यूल में वो बॉक्स में देके रखा है, ठीक है ना, चेक करना एक बार। चलिए सर, तो मैंने क्या कहा, अब आइए आपको रीड करवा देता हूं। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक्सरसाइजेस या कंट्रोल्स मोर देन वन ऑफ टोटल वोटिंग पावर, एक तो खुद से या टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरीज, प्रोवाइडेड सच कंपनीज डू नॉट हैव लेयर्स। इसके अलावा देखो फिर क्या बोल के रखा है, ओ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ सच कंपनीज आर अ सब्सिडरी कंपनी। अब देखो ये पॉइंट पढ़ा अपन ने कि सर अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी होती है पब्लिक कंपनी की तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, डीम पब्लिक कंपनी कहा जाता है। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ 50% ही टोटल कैपिटल होल्ड करके रखा है तो वो सब्सिडरी नहीं होंगी, नहीं होंगी, वो एसोसिएट कंपनी होंगी। अब ये एसोसिएट कंपनी क्या होता है, आइए बताता हूं आपको। तो एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है। क्या कहा मैंने, बोलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस करती है, बट वो उसको अपनी सब्सिडरी नहीं बनाती। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम 20%, और नॉट अ सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ, मोर देन 50% नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 50%। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर 20% से 50% के बीच में, दोनों लिमिट को इंक्लूड कर देना, 20 को भी इंक्लूड करना, 50 को भी इंक्लूड करना, अगर होल्ड करती है तो इस केस के अंदर बच्चा, इस केस के अंदर ये दूसरी कंपनी क्या बन जाएंगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। मतलब ये दोनों कंपनी एक दूसरे की क्या मानी जाएंगी, एसोसिएट कंपनी मानी जाएंगी। देखो, in relation to company means in which other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of a company having such influence includes joint venture company। अब देखो significant influence का मतलब होता है at least 20% of total voting power and participation in decision making। joint venture का मतलब होता है joint arrangements whereby parties have joint control in the arrangement and rights to the assets। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों जॉइंट वेंचर में आके इन्होंने बीआई ओपन किया है, तो मैं बोलूंगा वोडाफोन और बीआई जो है, वोडाफोन और आइडिया एनबीआई, ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों, एसोसिएट कंपनी के कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत बढ़िया। अगला, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करके रखा है, जैसे एनएससी और बीएससी, उसे लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब जिनके सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होते हैं, वो होते हैं अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है सर। अगला, अब मैं बात करूंगा फॉरेन कंपनी के बारे में, डबल स्टार मार्क वाला टॉपिक है, ध्यान देना। सर फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, सुन लो अच्छे से बात को, इसके अंदर आप गड़बड़ करते हो क्योंकि, ठीक है देखो सर, सॉरी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान देना यहां पर। सर जब किसी कंपनी के अंदर, क्या कहा मैंने, बोलो, जब किसी कंपनी के अंदर 51% और मोर, यहां पर मोर देन 50% नहीं है, क्या है बोलो, 51% और मोर है, मतलब 100 शेयर है तो कम से कम 51 और मोर शेयर होने चाहिए किसके पास, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि मोदी जी हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी कि ममता दीदी एग्जांपल के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके यानी कि मोमा। क्या कहा मैंने, बोलो मोमा, मतलब मोदी जी प्लस ममता दीदी, बराबर है। एक तो मोदी जी के पास है
या ममता दीदी के पास है या मोमा के पास है, मतलब मोदी जी प्लस ममता दीदी मिलके अगर किसी कंपनी के 51% और मोर की होल्डिंग अगर अपने पास रखते हैं तो इस कंपनी को बेटा जी क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब ये एक तरीका हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों? ये एक तरीका हुआ गवर्नमेंट कंपनी बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? सुनो, दूसरा तरीका है कि जब एक गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाती है। सब्सिडरी दो तरीके से बनाती है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से और मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर की मदद से, बराबर। अगर दूसरे कंपनी को सब्सिडरी बनाती है तो इसे भी क्या कहा मैंने बोलो? इसे भी बोला जाता है डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहा मैंने बोलो? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी से कहा जाता है। दोबारा से समझाता हूं सर, जब किसी एक कंपनी के अंदर 51% और मोर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल पर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे तो मैं कहूंगा ये गवर्नमेंट कंपनी है। जब कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरे कंपनी को सब्सिडरी बनाए, एक तो कंपोजिशन ऑफ बीओडी से या मोर, या क्या क्या मैंने बोलो, या मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर से, तो मैं बोलूंगा अगेन इसे भी क्या बोला जाता है? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो सर, ये मोर देन 50% में आपको 50% वाला कैलकुलेशन देखना है और यहां पर आपको 51% वाला कैलकुलेशन देखना है। ध्यान रखना, एक बात मैं आपको क्लियर कट कर दूं। क्या कर दूं? कि यहां पर सिर्फ ये 3 लोगों की होल्डिंग की काउंट होती है। सर आपको कोई गवर्नमेंट कंपनी आ रही है, आपको कोई पीएफआई आ रही है, सर इन लोगों ने भी इन्वेस्ट करके रखा है इसके अंदर, इनको 51% में काउंट मत करना। 51% में मात्र 3 लोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मोमा। क्या कहा मैंने बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मोमा। क्या कहा मैंने बोलो? आ जाओ। भगवान करे यूट्यूब का सर्वर फूट जाए और हमारी क्लास चलती रहे। चलो सर, 2 स्टेट गवर्नमेंट के शेयर्स भी काउंट होते हैं? हाँ बच्चा, 2 शेयर्स के भी होते हैं, मतलब कितने भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। देखो लिखा है ना यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, यानी कि मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। ठीक है ना? चलिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब मैं बात करूंगा फॉरेन कंपनी के बारे में। सर फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है बताओ जरा? फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मतलब, फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या कहा मैंने? बोल, जो जो इंडिया के बाहर बने, जैसे फ्लिपकार्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर के अंदर, पर पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस या जो बिजनेस एक्टिविटी करे कहां पर? इंडिया में, तो मैं उसे बोलता हूं सर वो फॉरेन कंपनी है। जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करती है क्या? हाँ सर करती है। इसका मतलब फ्लिपकार्ट क्या हुआ? फॉरेन कंपनी। अमेजॉन बनी है यूएस में पर काम करती है इंडिया में, मैं बोलूंगा ये भी फॉरेन कंपनी है। नेटफ्लिक्स बनी है इंडिया के बाहर पर काम करती है इंडिया के अंदर, है ना? तो इसका मतलब सर वो फिजिकली काम करे, वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करे, वो अपने एजेंट के थ्रू काम करे। जैसे मर्सिडीज वगैरह अपने अथोराइज एजेंट्स को अपॉइंट करती है इंडिया के अंदर जो मर्सिडीज की कार बेचते हैं, इसका मतलब वो भी क्या होगा दोस्तों? फॉरेन कंपनी होने वाला है। क्या? हाँ सर, फॉरेन कंपनी भी यहां पर होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? मतलब ऐसी। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, सुनो ना, सुन रहे हो क्या आप बात को? देखो एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है, ये इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई है बच्चों? कहां पर हुई है बोलो? सिंगापुर में। इसका काम क्या है? बिजनेस एक्टिविटी कहां पर करती है? सिंगा में। पर इस कंपनी के अंदर 100% जो शेयर होल्डिंग है ना, ये किसकी है? इंडियंस की है। तो क्या मैं इसको फॉरेन कंपनी बोलूंगा क्या? बोलो ना, क्या मैं इसको फॉरेन कंपनी बोलूंगा क्या? नहीं बोलेंगे सर। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी उससे बोलते हैं जो इंडिया के बाहर बना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। पर बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में नहीं है ना सर। ये जो एबीसी लिमिटेड इसकी बिजनेस एक्टिविटी सिंगापुर में ही है ना, इंडिया में तो है ही नहीं। तो ऐसे केस के अंदर मैं इसे फॉरेन कंपनी बोलूंगा क्या? नहीं सर, नहीं बोलूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो, फॉरेन कंपनी नहीं बोलूंगा मैं इसको। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। बोलो जी, बोलो जल्दी से। हाँ सर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट। कहा गया कहा गया कहा गया, ये रहा। इट मीन्स अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे फॉरेन कंपनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? फॉरेन कंपनी कहा जाता है। समझ में आया क्या बात है? क्या मैं आगे बढ़ू सेक्शन 8 कंपनी की ओर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं ना? हाँ सर, सेक्शन 8 कंपनी की ओर आगे यहां पर बढ़ा जा सकता है। देखो क्या सेक्शन 8 कंपनी, दोस्तों ध्यान देना यहां पर। सुनो सुनो, आकांक्षा किधर हो? आदित्य सिंह पूछ रहा है
आकांक्षा जरा ध्यान दे दो उसको, आदित्य को, है ना, उसको बता दो आप किधर हो बेटा, बेटा तड़प रहा है वो यहाँ पर, आप नहीं बताओगे तो खाना नहीं जाएगा आज उसके अंदर, बता दो उसको जल्दी से, कहा हो करके आप, ठीक है ना। और बेटा आदित्य मैं आपको बता दूं ये हमारे अल्टीमेट सीए की चैट है बेटा, आप इसको गलती से कुछ भलता है टिम्बर या आपके, है ना, बाकी ऐप मत समझ लेना इसको, समझ में आ रहा है बातें, आप वो बाकी करो ना व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, व्हाट्सएप है ही तो उसके लिए करो, धिंगाने उसके ऊपर कुछ भी करो आप, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप समझिए चैट को शुद्ध कर देता हूं मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के, है ना। चलो आइए, आओ हर हर गंगे, चलिए आइए, चलो आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। मैं अदर कंपनीज के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, अदर कंपनी क्या कह रहा है यहाँ पर, सेक्शन 8 कंपनी आ रहा है, कौन आ रहा है बोलो पिक्चर में, सेक्शन 8 कंपनी आप लोगों के सामने आना चाह रहा है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पर, सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है। आइए जरा सेक्शन 8 कंपनी, अच्छा तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने गवर्नमेंट कंपनी बताया, फिर मैं फॉरेन कंपनी के बारे में बात किया। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है और जो इंडिया के अंदर बिजनेस करती है, चाहे खुद से करे या अपने एजेंट के थ्रू करे या इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू करे, इट डजंट मैटर, इसे फॉरेन कंपनी कहा जाता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है, समझ में आ रहा है बातें, यस सर। आ जाओ यहाँ पर ध्यान देना। अब मैं बात करूंगा अदर कंपनीज के बारे में, किसके बारे में बात करूंगा बोलो बच्चों, अदर कंपनीज के बारे में जो आप क्या करेंगे सर, ये अदर कंपनीज में क्या क्या आता है, सबसे पहला सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी बच्चों जो चैरिटेबल पर्पस के लिए आती है। चैरिटेबल पर्पस का मतलब होता है इनका ये जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे ना, इस प्रॉफिट को कुछ अच्छे कामों के लिए लगा देंगे। अच्छे काम जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस हो सकता है, स्पोर्ट्स या एजुकेशन हो सकता है, रिसर्च या कोई सोशल वेलफेयर या रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटी हो सकती है। इसे याद करो स्कूल को बेटा, स्कूल में आर्ट, कॉमर्स, साइंस होते थे, स्पोर्ट्स होता था, कहने के लिए एजुकेशन होता था, रिसर्च लैब होती थी, सोशल वेलफेयर आपको पन्ना पकड़ाते थे और बोलते थे जाओ लोगों से पैसा कलेक्ट करो करके, फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। मान लो हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि जो नवरात्र आ रही है तो उसके अंदर अष्टमी के दिन ऐसा बढ़िया खाना वाना रखा है बेटा, उसके अंदर जो लोग बूंदी बांट रहे हैं, आधी बूंदी वो खा रहे हैं, आधी बूंदी लोगों को बांट रहे हैं, ऐसा अलग ही खेल चल रहा है उनका। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए फेक झाड़ वगैरह लगाते थे बेटा, बाद में वो झाड़ को पानी नहीं डाले तो मर गए वो झाड़, समझ रहे, ऐसी सारी हरकतें स्कूल के अंदर होती थी, याद करो। तो स्कूल की वो सारी हरकतों को हम लोग क्या बोलेंगे, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, ओके सर। अब ये कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, ये सारा का सारा पैसा, क्या कहा मैंने, बोलो ये सारा का सारा पैसा क्या करती है दोस्तों, अपने इस ऑब्जेक्ट के लिए लगा देती है और ये डिविडेंड नहीं बांट सकती। जैसे सेक्शन 8 कंपनी, भाई की कंपनी है ना, हमारे भाई की, तो वो भी सेक्शन 8 कंपनी है और वो क्या करती है, कैंसर पेशेंट को ट्रीट करती है दोस्तों। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि ये कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में लगा देने का पैसा। अच्छा मुझे बताओ सर, अरबाज खान की मूवी नहीं चल रही, उसके खर्चे बहुत है बेटा, तो ऐसे केस में भाई ये थोड़ी बोल सकता है कि एक काम करो, सेक्शन 8 कंपनी मतलब बीइंग ह्यूमन से इसको डिविडेंड बांट दो करके, बोला जा सकता है क्या, नहीं सर नहीं बोला जा सकता। एक बात ध्यान रखना, किसी को आप यहां पर दे सकते हो क्या, किसी को आप यहां पर नहीं दे सकते हो डिविडेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि एक पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है क्या सेक्शन 8 कंपनी की, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। अगला देखो क्या, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसका रजिस्ट्रेशन, सर अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और वो आपको विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आपको अलाउ कर देती है कंपनी को बनाना। रजिस्टर कर देंगे ऑन एप्लीकेशन, मतलब मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा और रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर कर देंगी और मैं कुछ प्रिविलेजेस को एंजॉय करता हूं। जो लिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड कंपनी के जो प्रिविलेजेस होते हैं ना, मैं उसको क्या करता हूं दोस्तों, मैं उसको एज अ कंपनी एंजॉय करता हूं। क्या करता हूं बोलो बच्चों, मैं उसको एज अ कंपनी एंजॉय करता हूं। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा था लिमिटेड कंपनी के केस में मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होती है, अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, तो उस चीज को मैं क्या करता हूं, यहां पर एंजॉय करते हुए चलता हूं। ऑलराइट सर, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो सेक्शन 8 कंपनी है अगर ये कुछ कांड कर दे तो, मतलब हमने जिस कंडीशन के ऊपर इनको लाइसेंस दिया था ये उस लाइसेंस का गलत प्रयोग करे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम उनके लाइसेंस को रिवोक कर देंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको लाइसेंस दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपके लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को रिवोक कर देंगी अगर उन्हें पता चलता है कि आपने इस सेक्शन का उल्लंघन किया है। पर रिवोक करने से पहले आपको रिटर्न नोटिस और अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दिया
दिया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करेंगी, यहां पर आपके कंपनी का वाइंडिंग अप कर देंगी या आपके कंपनी को किसी दूसरे कंपनी के अंदर अमलगमेट का मतलब होता है मिला देंगी। जैसे बीइंग ह्यूमन को फॉर एग्जांपल रिलायंस फाउंडेशन के साथ मर्ज कर देंगी या टाटा फाउंडेशन के साथ मर्ज कर देंगी। ऐसी हरकतें सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सर पनिशमेंट या डिफॉल्ट कितना है, अगर कुछ भी आप डिफॉल्ट करते हो तो कंपनी को 10 लाख से 1 करोड़ का फाइन है और डायरेक्टर और ऑफिसर को 25,000 से 25 लाख रुपए तक का फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 8 कंपनी 14 दिन के अंदर नोटिस देके जनरल मीटिंग बुला सकती है। यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन कमिटीज, ये सब चीजों की कोई भी जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर, नहीं जरूरत पड़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, आप ऐसा ही समझ लो, प्राइवेट कंपनी का ही टाइप होता है, ठीक है। आइए अगला, डोरमेंट कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डोरमेंट कंपनी क्या कहता है, सुनना बात को। सर डोरमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं ना, तो ये ऐसी कंपनी होती है बच्चों जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर कहूं 2026 अभी चल रहा है, चालू हुआ है, अब 2028 में बेटा हमको क्या करना है, कोई ब्रिज बनने वाला है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब हमको क्या करना है, उस ब्रिज के लिए ऑक्शन में हमको हमारी कंपनी का नाम देना है। तो हमने क्या किया, आज कंपनी बना लिया कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो डोरमेंट कंपनी है। दूसरा, जो असेट को होल्ड करती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करती है एंड उस कंपनी का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अलग से पढ़ेंगे। तो देखो मैंने क्या कहा, सर एक कंपनी जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है या जो असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करती है एंड मतलब दोनों में से कोई भी एक, एंड उस कंपनी का अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता तो ऐसी कंपनी को इनएक्टिव कंपनी कहा जाता है। और इनएक्टिव कंपनी, तो ऐसी कंपनी और इनएक्टिव कंपनी, ये दोनों में से कोई भी कंपनी जा सकती है आरओसी के पास और बोल सकती है माय बाप मुझे प्लीज डोरमेंट घोषित कर दो। मैंने क्या कहा, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुन लो। देखो क्या सर, ऐसी कंपनी जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आई है, प्रोजेक्ट के लिए आई है, वन, और वन ही लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या दूसरा जो असेट को होल्ड करके रखी है, असेट को चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल होती है। एंड का मतलब होता है इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इनका नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो कंपनी है ये या इनएक्टिव कंपनी, ये दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकती है आरओसी को कि हमें क्या दे दो, डोरमेंट का स्टेटस दे दो। क्या दे दो बोलो बच्चों, डोरमेंट का स्टेटस दे दो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये इनएक्टिव कंपनी क्या होती है। तो देखो जरा, इनएक्टिव कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसने ना ही बिजनेस कैरी ऑन किया है, ना ही ऑपरेशन या कोई भी बिजनेस ऑपरेशन मतलब ना ही बिजनेस चलाया है, ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है पिछले 2 सालों में, या जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को पिछले 2 सालों में फाइल नहीं किया। तो मैंने क्या कहा बताओ जल्दी से, मैंने ये कहा कि जिसने बिजनेस नहीं किया है या जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है पिछले 2 प्रीवियस ईयर में। ये लैग ने मेरा माथा खराब कर रखा है आज, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। आइए, तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था, सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था, सुनो ना, मैं ये कह रहा था यहां पर कि सर ये जो इनएक्टिव कंपनी है ये 2 तरीके से बन सकती है। एक तो जो बिजनेस को नहीं कर रही है या जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिसका नहीं है पिछले 2 सालों में, या जिसने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया पिछले 2 सालों में। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो गया तो इसे इनएक्टिव कंपनी कहा जाता है। अब ये कंपनी या कोई इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट के लिए आरओसी को अप्लाई कर सकती है और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आरओसी इन्हें दे सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है। अब सुनना बात को, अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहां पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, यहां पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, तो क्या होता है? तो देखो, 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा। मतलब अगर कोई कंपनी सिर्फ ये 4 ट्रांजैक्शन करेंगी तो मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। मतलब एनी ट्रांजैक्शन इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, 4 को छोड़ के। कौन सा? पहले आरओसी को पैसा दिया, दूसरा पैसा दिया एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को, मतलब गरीब है बेटा, यहां पर समझ के देखो, लॉ गरीब है, गवर्नमेंट को किसी भी फॉर्म में पैसा दिया, गवर्नमेंट के आरओसी को पैसा दिया, ये एक्ट के तहत आपने कोई पैसा दिया या आपने शेयर्स को अलॉट किया एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कि मिनिमम शेयर चले जाने चाहिए करके,
या आपने ऑफिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट को या ऑफिस को मेंटेन करने के लिए काम वाली बाई को या ऑफिस बॉय को पैसा दिया, तो ये 4 अमाउंट अगर आप दोगे ना तो हम इसे इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। पर 4 के अलावा आपने मान लो समोसे की पार्टी कर ली, मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट खर्चा। आपने कंप्यूटर खरीद लिया, मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट खर्चा। आपने जमीन तो सिग्निफिकेंट होगा ही। आपने कागज का टुकड़ा क्यों नहीं खरीद लिया बेटा, आपने एक माचिस क्यों नहीं खरीद ली, मैं बोलूंगा सर ये सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होगा। सिर्फ 4 बातें सिग्निफिकेंट के अंदर नहीं आती है। क्या मैंने बोलो, सिर्फ 4 बातें सिग्निफिकेंट के अंदर नहीं आती है। पहला कौन सा, पहला पेमेंट ऑफ फीस। दूसरा कौन सा, दूसरा यहां पर लॉ के तहत जो पैसा दिया। तीसरा कौन सा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट को। और चौथा कौन सा, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, तो ये 4 ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 ट्रांजैक्शन है तो इट्स ओके। 4 के अलावा कोई ट्रांजैक्शन है तो मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट है, और फिर आप डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकते, समझे। तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, मतलब 4 ट्रांजैक्शन हुआ तो चल जाएंगे, 4 को छोड़ के बाकी होना चाहिए क्या, नहीं सर 4 को छोड़ के बाकी नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बोलो 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 जल्दी से, मुझे समझ में आया क्या। सर आज YouTube न्यू ईयर मना रहा है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। कल मेरे को लगता है YouTube वालों ने जम के पार्टी कर ली होंगी, है ना, पार्टी सीन निकल गए होंगे, और अभी सब पड़े होंगे बेटा इधर धुन अपने इसमें, अपने ही धुन में। तो अभी यहाँ पर लैग पे लैग आ रहे, ठीक है, क्या आ रहे बोलो, लैग पे लैग आ रहे, समझ में आ रहा है बात है। ओके सर, चलिए आइए। ऑलराइट सर, इसके अलावा अब मैं बात करूंगा पीएफआई के बारे में। सर पीएफआई के एग्जांपल्स यहां पर दे के रखे, एलआईसी हो गया, आईडीबीआई हो गया, यूटीआई हो गया, ये सारे पीएफआई के एग्जांपल्स है। इसके अंदर 2 ही कंडीशन है कि सर ऐसी कंपनी जो इंस्टीट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूट होती है यहाँ पर किसी एक्ट के तहत, चाहे सेंट्रल एक्ट हो या स्टेट एक्ट हो, और जिसके अंदर एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट के द्वारा, दोनों कंडीशन स्पेशल एक्ट के तहत आनी चाहिए, और कम से कम 51% और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट के द्वारा होल्ड होनी चाहिए। तो मैं उसे क्या कहता हूं, पीएफआई कहता हूं। पीएफआई का मेनली काम होता है, ये यहां पर पैसों में डील करता है दोस्तों, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना और ये सब चीजों में डील करता है। कौन, पीएफआई। कौन डील करता है बोलो बच्चों, पीएफआई इसको डील करता है। ठीक है, चलिए सर आ जाएंगे सारे के सारे लोग, ध्यान देना, यहां पर फोकस करना। अभी मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर सुनो, सुनो जी सुनो। मैं यहां पर बात करूं अपना आखिरी पेज के बारे में, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। निधि कंपनी बहुत फालतू पॉइंट है, मैं आपको एक बार बता दूं तो आप ऐसा समझो कि अगर मान लो मम्मी की किट्टी पार्टी है, जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली, मम्मी की किट्टी पार्टी हर महीने ये लोग मिलते हैं, एक स्पेसिफाइड समय 1000 रुपए 2000 5000 रुपए जमा करते हैं, और किसी जिसकी भी किट्टी पार्टी उसको दे दिया जाता है। फिर सर इसके अंदर चुगलियां की जाती है, बट यहां पर कंपनी में चुगली नहीं होंगी। लोग मिलेंगे हर महीने में, एक जो अमाउंट है वो दे देंगे, और वो अमाउंट है उसको ऑक्शन किया जाता है कि किस व्यक्ति को पैसा चाहिए करके। जिसको पैसा चाहिए उसको एक ब्याज अमाउंट के ऊपर पैसा दे दिया जाता है, वो हर महीने ब्याज पे करेगा। अब एक बार जिसने पैसा उठा लिया ना, वो दूसरी बार पैसा नहीं उठा सकता है, दूसरी बार कोई और मेंबर पैसा उठाएगा, और इस तरीके से सारे लोगों को एक एक बार पैसा मिल जाता है और पैसा फिट्टूस हो जाता है। तब तक आपको लेकिन इंटरेस्ट का पैसा देते रहना पड़ता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल देते रहना पड़ता है। समझ में आया, ओके सर आ जाओ। अब सुनो, बहुत बकवास है वो, मतलब बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। अब सुनो सर, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके साथ किसके बारे में, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके साथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में मैं आपके साथ यहां पर चर्चा कर रहा हूं। सर सेक्शन नंबर 7 आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सब्सक्राइबर, अगर पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बनाना, बनाना मतलब केला नहीं रे ढोकले, केला नहीं, बनाना मतलब इनकॉर्पोरेट करना, बर्थ। समझ में आ रहा है, कंपनी को आप कैसे बर्थ दोगे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, प्राइवेट कंपनी 2 इससे ही हो जाएगा, और ओपीसी है तो 1 से ही हो जाएगा। इन लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, आरओसी सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और बाद में आपको क्या दे देगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के अंदर एक यूनिक नंबर होगा जिसे सिन नंबर बोला जाता है, जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे इंसानों के लिए, जैसे इंसानों के लिए आधार कार्ड होता है, वैसे कंपनी के लिए सिन नंबर उसका आता है। इसके अलावा कंपनी सर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करेगा, और अगर कल चल के पाया गया कि कंपनी को बनाते वक्त
किसी भी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया था, आड़े टेढ़े डॉक्यूमेंट्स दिया था, फेक डॉक्यूमेंट्स दिया था, तो उस व्यक्ति को सेक्शन नंबर 447 में लेटा देंगे, जो बात करता है फ्रॉड के बारे में, जिसके अंदर पैसों की भी फाइन होती है और जिसके अंदर जेल की भी फाइन होती है। क्या कहा मैंने, बोलो, जिसके अंदर फ्रॉड और जेल दोनों की यहाँ पर, मतलब पैसों की भी फाइन और जेल की भी फाइन, दोनों चीजें यहाँ पर लगती है। सर ये 447 हमको पढ़ा दो ना, बट आपको उसके लिए सीए इंटर में आना पड़ेगा। सीए इंटर में 447 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो एकदम मोटिवेशन ले लो यहाँ पर कि अपने को इंटर में आना है और 447 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 447 के लिए इंटर में आना है। चलिए सर आइए, अब मैं बात करूंगा ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बोलो, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करना पड़ेगा, किसके लिए? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। किसके लिए बोलो बच्चों? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। देखो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल, पहला एमओए एंड एओए साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, मतलब जो एमओए और एओए डॉक्यूमेंट है उसको सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे। दूसरा सर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देखो जो कंपनी को बना रहे हैं, कौन बनाते हैं? एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए बनाते हैं। और जिन भी लोगों का कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम है, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, हमने उसको कंप्लाई किया है। क्या कहा मैंने, बोलो, एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, हमने उसको कंप्लाई किया है, हमने उसको फॉलो किया है करके ऐसा आपको बताना पड़ेगा। तो देखो सेकंड डॉक्यूमेंट क्या हुआ? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कौन देगा? प्रोफेशनल पर्सन देंगे, और जिनका नाम आर्टिकल्स में वो देंगे कि एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, हमने वो रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है। क्या? हाँ दोस्तों, हमने वो रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है, ऐसा आपको क्या देना पड़ेगा? ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है सर। तीसरा सर अब डिक्लेरेशन दिया जाता है सब्सक्राइबर ऑफ एमओए। सब्सक्राइबर ऑफ एमओए मतलब वो लोग जो कल चल के जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी तो कंपनी के अंदर मेंबर बनने वाले हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर, सब्सक्राइबर मतलब कौन लोग होंगे? सब्सक्राइबर मतलब वो लोग होंगे, जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं, ये सारे लोग सब्सक्राइबर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं ना, तो सब्सक्राइबर को डिक्लेरेशन क्या देना है, या जो कंपनी के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर है उनको क्या यहां पर देना है? यहां पर सर उनको यहां पर डिक्लेरेशन देना है किस बात का? कि आज तक हम कॉन्विक्ट नहीं हुए कोई ऐसे ऑफेंस के लिए जो कंपनी के प्रमोशन को लेके है या कंपनी के फॉर्मेशन या मैनेजमेंट को लेके। इसका मतलब क्या? कॉन्विक्ट का मतलब होता है प्रूव गिल्टी, मतलब हमको कोर्ट के अंदर घसीट के कोर्ट ने ये नहीं बोला हाँ ये व्यक्ति चोटा है क्योंकि इसने कंपनी को बनाते वक्त, फॉर्म करते वक्त या मैनेज करते वक्त कुछ गंदेपना काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या को मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के अंदर रगड़ दिया था कि तुमने कंपनी को गलत तरीके से मैनेज किया है। सेम केस हुआ था रामलिंगा राजू के साथ सत्यम के केस में, जहां पर उसको पटक दिया था कि तुमने कंपनी के मैनेजमेंट में झोल झपाटा किया है। तो ऐसे लोग अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिक्लेरेशन ही नहीं दे पाएंगे। बराबर, पहला हुआ। दूसरा सर has not been found guilty for fraud, misfeasance या breach of duty to any company under in at least during 5 years। मतलब क्या? जिस समय मैं कंपनी बना रहा हूं वहां से पिछले 5 सालों में मैंने कोई भी फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया था कंपनी के अंदर। जैसे नीरव मोदी के केस में, मान लो 2016 में उसने स्कैम किया, तो अगले 5 साल तक 2021 तक वो कंपनी को नहीं बना सकता, 2022 से वो फिर से कंपनी को बना पाएगा। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स को हम आरओसी के पास फाइल कर रहे हैं हमारे हिसाब से बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट है। इसके अलावा फिर सर जब तक कंपनी का फाइनल एड्रेस नहीं आ जाता, टेम्पररी एड्रेस क्या है जिसको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस बोला जाता है। सर जो कंपनी के सब्सक्राइबर है, मतलब कल चल के जो कंपनी के मेंबर बनने वाले, उनका नाम, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, पूरा बायोडेटा ले लो उनका। फिर जो कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले उनका भी पूरा बायोडेटा ले लो डिन नंबर के साथ। और फिर बोल के रखा है कि सर वो लोग जो हमारे कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं, मतलब हमारे कंपनी के जो पहले पहले डायरेक्टर होंगे, अगर वो किसी दूसरे कंपनी में या फर्म में डायरेक्टर ऑलरेडी है या किसी दूसरे कंपनी या फर्म में उनका मन लगता है, क्या लगता है बोलो बच्चों? मन लगता है, तो ऐसे केस के अंदर उस फर्म ने या उस कंपनी ने कंसेंट दिया कि नहीं दिया वो आपको लेना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं अल्टीमेट सीए के अंदर डायरेक्टर हूं, एक नई कंपनी रिलायंस बना रहा है बच्चों, मान लो रिलायंस मरो लिमिटेड करके, जियो है उसका मरो लिमिटेड करके, अब उसके अंदर रिलायंस मुझे डायरेक्टर बना रहा है, तो रिलायंस मरो लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेट सीए से कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो रेडी है कि मैं डायरेक्टर उधर बन जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या बोल के रखा है? अगर कोई एग्जिस्टिंग पर्सन, पुरानी वाली का तो है ही है, पर वो नई वाली का भी होना चाहता है, तो नई वाली को पुरानी वाली कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा कि तुम्हारा वाला मेरा हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं।
तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐसा कंपनी को कंसेंट लेना पड़ेगा। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सर कंपनी को बनाने के लिए तीखा फॉर्म यूज करते हो, यानी कि स्पाइसी फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इस चीज का नाम है दोस्तों। ठीक है, ऑलराइट गाइस। इसके अलावा आप देखो क्या और बताया गया है यहाँ पर। सर ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल कहता है कि अगर कंपनी को बनाते वक्त आपने कुछ गलत काम किए थे, मतलब आपने जानबूझ के कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाया, या आपने झूठ बोला, या आपने भयंकर झूठ बोला, आपने आड़ी टेढ़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी, तो ट्राइब्यूनल 5 प्रकार के ऑर्डर पास कर सकता है। ट्राइब्यूनल बोलेगा मैं मैनेजमेंट को ही बदल डालूंगा। जैसे येस बैंक में फ्रॉड निकला था, तो ट्राइब्यूनल ने येस बैंक को, मैनेजमेंट को बाहर फेंक के एसबीआई के मैनेजमेंट को बोला था तुम येस बैंक को चलाओ करके। दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स को अनलिमिटेड कर देगा। बोले अच्छा ज्यादा उचक रहे हो ना, तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो अब मैं तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दूंगा। तीसरा, कंपनी के नाम को रिमूव, क्या कहा मैंने, बोलो रिमूव करता है बच्चों। बोलेगा रजिस्टर में से नाम को ही हटा देता हूं, तुम्हारे कंपनी को ही बंद करता हूं। फिर इसके अलावा कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकता है, मतलब कि असेट्स को बेच के लाइबिलिटी को पे कर सकता है, और कोई भी ऑर्डर जो उसको ठीक लगे ये सारी चीजें पास कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऑर्डर को पास करने से पहले एक बार बोलने का मौका राजा जी दे देना। किसको? कंपनी को दे देना। कंपनी को ठीक लगे तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने अपने सफाई में कुछ कह दिया, कंपनी ने ट्रांजैक्शन शो कर दी कि देखो देखो मैंने फ्रॉड नहीं किया, तो उस केस के अंदर मैं हो सकता है कि थोड़ा सा रोक दूं ऑर्डर पास करने से, वरना ट्राइब्यूनल तो 5 बातों में बजा ही देगा। फिर से रिपीट कर दो, मैनेजमेंट को रेगुलेट करना, दूसरा लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करना, नाम को रिमूव करना, चौथा वाइंडिंग अप मतलब असेट्स को बेच के लाइबिलिटी को पे करके कंपनी को ताला लगा देना, और जो भी ऑर्डर मुझे ठीक लगे वो ऑर्डर भी यहां पर पास किया जा सकता है। 2 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए पानी का, फिर उसके बाद मैं आपको ये वाली चीजें भी फटाक से कवर करवा दूंगा। ये पूरी अकाउंट्स वाली चीज है, तो मुझे 2 मिनट लगेंगे आपको कवर करवाने में, और फिर बाकी टॉपिक्स को मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है ना, एमओए वाले टॉपिक्स को मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो सर 2 मिनट मुझे दीजिए बस पानी का ब्रेक। चलिए आ जाओ दोस्तों, ध्यान देना है यहां पर। सर ये इफेक्ट ऑफ कंपनी थोड़ा सा सी कैटेगरी का टॉपिक है दोस्तों, बस 2 मिनट में मेरे से समझ लेना इफेक्ट ऑफ कंपनी क्या कहता है करके। अच्छे से ध्यान दे दो यहाँ पर स्क्रीन पे देखो। सर इनका क्या कहना है, इनका कहना है यहां पर आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट को सबमिट किया और यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी के जो क्लैप्स वाले फीचर्स है ना, वो कब एक्टिवेट होंगे? वो जिस समय डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस समय एक्टिवेट नहीं होंगे बच्चा। वो कहां पर होंगे बोलो ना, वो यहां पर एक्टिवेट होंगे। कहां पर एक्टिवेट होंगे बोलो बच्चों? वो यहां पर एक्टिवेट होंगे, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। मतलब कि जिस समय से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, क्या कहा मैंने बोलो, जिस समय से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वहां पर क्लैप्स के फीचर्स एक्टिवेट होते हैं, वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इसके फीचर्स एक्टिवेट होते हैं। तब तक उसके फीचर्स एक्टिवेट नहीं होते, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, ऑलराइट सर। इसके अलावा शेयर देखो अब क्या है। अब ये बहुत फालतू फालतू टॉपिक्स है, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पूरे सी कैटेगरी के टॉपिक्स है, जिसका एग्जाम में आने के बहुत ही 1-2% के चांस है बच्चों। ठीक है ना, और आ भी गए तो आप अकाउंट्स का कभी भी पेल के आ ही सकते हो, ये सब आपको पता होता है। जैसे शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और इसके अंदर स्टॉक भी आता है। स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर।
जैसे एग्जांपल के लिए आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो तो आप ये तो नहीं बोल सकते एक आलू दो करके, बोलेगा भैया 1 किलो आलू ले ले, क्योंकि 1 किलो का उनका बंडल बना होता है, भैया ये पकड़ के लेके चले जा करके, उसे स्टॉक बोला जाता है। शेयर बेसिकली कंपनी के अंदर एक इंटरेस्ट होता है कि कंपनी का जितना भी ओनरशिप है उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और एक एक टुकड़ा मूवेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है और दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिया जा सकता है। हर एक शेयर अपने आप में एक डिस्टिंक्टिव नंबर का होता है, क्योंकि मेरे पास जो शेयर नंबर होगा और आपके पास जो शेयर नंबर होगा ये टोटली डिफरेंट होंगे, ये सेम हो ही नहीं सकते। जैसे करेंसी नोट पे भी अलग अलग नंबर होते हैं, उसी प्रकार से शेयर्स के ऊपर भी दोस्तों क्या होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं ना। हाँ सर, एकदम अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, ऑलराइट सर। अब देखो सर, शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के अंदर दो प्रकार के शेयर्स है, एक है विद वोटिंग राइट्स और दूसरा है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये कॉन्सेप्ट इंटर में बहुत डिटेल में, पर अभी आप मुझसे समझो क्या। सर विद वोटिंग राइट्स मतलब यहां पर एक शेयर पर एक वोट मिलेंगे, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है 10 शेयर के ऊपर एक वोट मिलेंगे, उसे बोला जाता है डीवीआर। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? डीवीआर का कंसेप्ट कहा जाता है। इंटर में बहुत डिटेल में, फाउंडेशन में नहीं है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अच्छा खासा है आपको। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे शेयर जिसके ऊपर प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। क्या होते हैं बोलो बच्चों? प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। किस चीज को लेके? दो चीजों को लेके। सबसे पहला, इन लोगों को डिविडेंड पहले मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी। मतलब अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में से कंपनी को डिविडेंड बांटना है, तो सबसे पहले डिविडेंड इक्विटी वालों को देंगे और उसके बाद प्रेफरेंस वालों को देंगे। नहीं, उल्टा बोल दिया, सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को देंगे और उसके बाद इक्विटी वालों को देंगे। और दूसरा होता है विथ रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट, यानी कि अगर कल चल के कंपनी डूब गई तो डूबने के बाद सबसे पहले आउटसाइडर को पैसा पे होता है, और आउटसाइडर को पे करने के बाद जितना भी पैसा बचा ना, उस पैसे में से सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पे होता है और उसके बाद इक्विटी वालों को पे होता है। पहले प्रेफरेंस वाले को पे होता है, बाद में इक्विटी वालों को होता है। पहले प्रेफरेंस वाले को होता है, बाद में इक्विटी वाले को होता है। समझ में आ रहा है बातें? ओके सर। अगला सर, अब टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर है, क्या ये आपको आता है? अथोराइज कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में बुला सकती है। इशूर मतलब अथोराइज का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक को देना चाहती है। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया। कॉल्ड अप मतलब 100 रुपए का शेयर है, मैंने कितना पैसा बुलाया और उसमें से कितना पैसा पे किया। ये क्या होता है बच्चों? पेड अप कैपिटल होता है। एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। मान लो कंपनी के अथोराइज कैपिटल में है कि 1 लाख शेयर इंटू 100 यानी कि 1 करोड़ रुपए, पर कंपनी ने इसमें से इशू किया 50,000 शेयर इंटू 100 यानी कि 50 लाख रुपए। ठीक है, ओके। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 30,000 शेयर इंटू 100 यानी कि मैं बोलूंगा यहां पर 30 लाख रुपए। ये क्या हुआ दोस्तों? यहां पर ये हुआ यहां पर सब्सक्राइब कैपिटल। अब मैंने इस 100 रुपए में से 50 रुपए अभी बुलाया तो ये हुआ कॉल्ड अप कैपिटल, और पब्लिक ने 50 में से 20 ही रुपए पे किया, तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है पेड अप कैपिटल। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? पेड अप कैपिटल। बचपन की बातें हैं ये सब, 11वीं 12वीं में भी आप लोग पढ़ते होंगे, और आई थिंक सो आपको ये सारी चीजें समझ में आती होंगी। ठीक है, चलिए अभी हमारा जितना भी बचा हुआ टॉपिक है हम लोग कल सबसे पहले फिनिश करेंगे, और फिर कल मैं आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन करूंगा। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है सबका डिस्कस बेटा है, क्योंकि रीशेड्यूल हुआ है इसलिए ये हमारा न्यू शेड्यूल रहने वाला है। सर मुझे एक बात बताइए, सर हमें सोगा करना है तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आप सिर्फ सर्च करो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बाय इंद्रेश गांधी। तो मेरा जो पर्सनल चैनल है सीए इंद्रेश गांधी, उसके ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रिवीजन वीडियो डाला। आपके कंसेप्ट खतरनाक क्लियर हो जाएंगे, और सोगा आपको इतना मजा आएगा सोगा पढ़ने में, आप सोच नहीं सकते। इसी टी शर्ट के ऊपर मैंने लिया, ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। इसी टी शर्ट के ऊपर मैंने उसका रिवीजन लिया, और जरूर से उसको चेक करना, आपको क्रेजी मजा आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको कब पढ़ेंगे? सर अभी देखो 4-5 तारीख तक मैम का सेशन नहीं है, तो 2, 3, 4 ये 3 दिन आपके पास अवेलेबल है, उसमें कंप्लीट कर दो सोगा, उसमें कंप्लीट कर दो सोगा। समझ में आया क्या बात है ना? जिसने देखा है उसको देखने की जरूरत नहीं, जिसने नहीं देखा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक को रिवाइज करना है ना, टॉपिक का नाम डालना है। जैसे मान लो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 को रिवाइज करना है, तो लिखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 बाय इंद्रेश गांधी, यूट्यूब पे सर्च करो, धनार्दन यूट्यूब बोलेगा देख इंद्रेश गांधी का टॉपिक। समझ में आ रहा है बात है ऐसा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। दोस्तों अगर किसी को सुपर चार्ट बुक ये बुलाना है तो आप igsir.in से बुला सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है आपका मे अटेम्प्ट होना चाहिए। जनवरी के लिए ढोकलो मत बुला लेना, 8 दिन लगते हैं किताब आने में, तब तक एग्जाम आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालांकि इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होती है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर से। पर अगर मैं बात करूं कोई मई वाला है या कोई सितंबर वाला है जो बाद में इसको देख रहा है और आपके एग्जाम को 2-2.5 महीना है, 1.5 महीना वगैरह है, 1 महीना वगैरह है, तब आप इसे बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल कितने बजे?
टाइम लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। कल कितने बजे मिलेंगे? 5:45 PM को मिलेंगे। और जो बच्चे ने लाइक नहीं किया उसको अटेम्प्ट लगेगा। सर ऐसा मत बोलो ना, कर लेते हैं सर हम लाइक, हम 2-3 बार लाइक कर लेते हैं सर, ऐसा मत बोलो ना, एक ही बार लाइक करना है आपको, ठीक है ना। एक बार जो लाइक करेगा उसको पक्के से उसको मिलेंगे 250 प्लस, जो 2 बार लाइक करेगा उसको मिलेंगे 200 माइनस, जो 3 बार लाइक करेगा उसको मिलेंगे 220 प्लस, ठीक है। चलिए सर, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।